राइट एवरीवन, ट्राई करेंगे जितना फास्ट हो सके उतना हम लोग पूरा का पूरा फेमा रिवाइज करेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो हम लोग पूरे के पूरे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। और आपको ये लेक्चर कब देखना चाहिए, ये लेक्चर कब देखना चाहिए? हाँ, टेस्ट के पहले तो देखो, बट फेमा पढ़ाई करने के पहले देख लो ना एक बार, है ना। मतलब सपोज कल टेस्ट है ना, और आप कल ही पढ़ोगे फिर सुबह सुबह उठ के, तो तब ये लेक्चर को आप 1.5 2 पे भगा के देख लेना एक बार, है ना। फिर उसके बाद में पढ़ना। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट enacted with effect from 1st June 2000, everyone should focus, everyone should answer। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आप क्लास में बैठे और आप आंसर नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट यू मस्ट बी वन स्टेप अहेड। आपको पहले बोलना है, उसके बाद देखना है मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है क्या, है ना। मतलब हम लोग भजन थोड़ा ना कर रहे हैं, मैं एक लाइन बोलूंगा तुम लोग वो रिपीट करोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बच्चों बताओ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है ना, ये क्यों आया? इसके पहले कौन सा एक्ट था? फेरा था। फेरा कौन सा साल में ओरिजिनली पास हुआ था? 1947। फिर उसको अमेंड करके 1973 में वापस उसको रखा गया। बट बच्चों उसको पूरा का पूरा हमने अबॉलिश कर दिया, और अबॉलिश करके फिर हम लोगों ने फेमा पास किया। कौन से साल में? 1999 में। बट फेमा जो है वो 1 जून 2000 से एप्लीकेबल हुआ है, ठीक है। अच्छा, फेरा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, फेमा उसको सॉल्व कर रहा है, तभी तो फेमा आज एप्लीकेबल है ना। फेरा का मेन प्रॉब्लम क्या था? फेरा जो है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सिर्फ कंजर्व कर रहा था, उसको मेंटेन या इंक्रीज नहीं कर रहा था। मतलब बहुत डिफेंसिव साइड पे था। फेमा क्या करता है? फेमा एसेंशियली आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन कर रहा है, उसको इंप्रूव कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, करेक्ट। तो फेमा के वजह से पूरा लिबरलाइजेशन वगैरह जो है ना, वो हम लोग देख रहे हैं कि उसके वजह से अब आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम से कम 3 महीने तक के अपने खर्चों को निकाल सकता है। पहले इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ 15 दिन तक का खर्चा निकल सकता था, राइट, ठीक है। बच्चों अब जल्दी से बता दो, फेमा जो है इसमें इसका प्रियम्बल मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रियम्बल मतलब शॉर्ट समरी होता है। तो ये क्या करता है? दो काम करता है फेमा। फर्स्ट इज फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। मतलब डॉलर चाहिए तो आप ड्रॉ कर सकते हो, और अगर नहीं चाहिए तो आप सेल कर सकते हो। ये सब काम आसानी से हो रहा है ना। और दूसरा क्या लिखा है? प्रमोटिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया। प्रमोटिंग बोल रहे हैं मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से एफडीआई वगैरह भी हम लोगों ने बहुत सारे सेक्टर्स में ओपन किया है। बाहर का पैसा इंडिया में आसानी से आ सकता है, हम लोग भी बाहर जा सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी। बच्चों रेगुलेटरी अथॉरिटी तो आरबीआई है, ठीक है। बट फेमा एनफोर्स करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। फेमा और वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनका रोल होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है? क्या करता है? चेक करेगा कि फेमा अप्लाई बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। किसी ने फेमा बराबर कंप्लायंस नहीं किया तो ईडी जो है वो उसकी परेड लगाती है फिर, है ना। ईडी इंक्वायरी करती है, बराबर। आरबीआई इंक्वायरी नहीं करती, आरबीआई ने तो बेसिकली मेन कंट्रोल किया है, बट ईडी जो है वो उसको इंप्लीमेंट करेगी, राइट। चलो, फेरा फेमा ये बताने की जरूरत नहीं है यार, दिस इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल एज वेल, बट मैंने फिर भी आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। अच्छा बच्चों, एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा। फेमा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा? होल ऑफ होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में कोई भी जगह पे एप्लीकेबल है ना। और प्लस ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ऑल्सो अप्लाइज टू ब्रांच ऑफिस एजेंसी बीओए आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल्ड बाय पीआर है, ठीक है। 3 4 एग्जांपल्स फटाफट आंसर करो। टाटा मोटर्स को अप्लाई होगा, क्यों? होल ऑफ इंडिया, इंडिया में ही वो, ठीक है। टाटा मोटर्स का सिंगापुर ब्रांच, उसको भी अप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि पीआरआई का बीओए इंडिया के बाहर है, उसको भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। टेस्ला मोटर्स नहीं होगा, क्यों? ना तो इंडिया में है, ना तो वो इंडिया में अभी काम करे। एग्जाम्पल के हिसाब से टेस्ला मोटर्स का इंडिया वाला ब्रांच, उसको फैम एप्लीकेबल होगा, क्यों? क्योंकि इंडिया में। बीओए मत बोलो, वो इंडिया में ये बोलो, वो इंडिया में ये बोलो, ठीक है। टाटा मोटर्स का सिंगापुर वाला ब्रांच जर्मनी वाले ब्रांच को कंट्रोल कर रहा है, उसको भी फैम एप्लीकेबल हो जाएगा, क्यों? टाटा मोटर्स का सिंगापुर वाला ब्रांच पीआरआई था, और उसने बाहर कहीं पे भी अपना बीओए ओपन किया तो उसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, हाँ या ना, ठीक है। इसके इलस्ट्रेशंस मैंने कराए थे आपको, बस वो इलस्ट्रेशंस मैंने अभी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अलग कुछ नहीं है बच्चों इसमें, एक सेकंड, दीज आर द इलस्ट्रेशंस, ओके। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सेक्शन 2 में हमने कुछ डेफिनेशन सीखे थे। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन था ऑथोराइज्ड पर्सन का। ऑथोराइज्ड पर्सन में 4 चीजें आती है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर करो शॉर्ट में, ऑथराइज पर्सन का काम क्या है?
बच्चों फेमा के हिसाब से आप जो कुछ भी डॉलर में डील कर रहे हो या फिर फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो, वो डीलिंग जो है आपको ऑथराइज पर्सन के वाया करना चाहिए, है ना। अगर कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है उससे मैं ये ट्रांजैक्शंस करना गलत काम है। वही तो वो बोल रहा है, हर जगह ऑथराइज पर्सन का इंपॉर्टेंस आएगा, ठीक है। ऑथराइज पर्सन चार कैटेगरी में डिवाइड किए। फर्स्ट कौन है? आपके बैंक्स। बैंक्स को क्या बोलते हो? ऑथराइज डीलर। बच्चों बिलीव दिस और नॉट, 70 to 80% फॉरेक्स के ट्रांजैक्शंस ऑथराइज डीलर के थ्रू होते हैं, मतलब बैंक्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके प्राइवेट प्लेयर्स आ गए जो एयरपोर्ट वगैरह पे होते हैं, है ना। अकबर ट्रैवल्स का एग्जांपल देता, और एबिक्स जैसे प्राइवेट प्लेयर्स हो गए जो ये काम करते हैं, है ना, करेंसी को चेंज करने का काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का। नेक्स्ट, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, मतलब बाहर वाले बैंक का इंडिया का ब्रांच और इंडिया के बैंक का बाहर ब्रांच, जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का इंडिया वाला ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बाहर वाला ब्रांच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। इधर से भी आप चेंज करवा सकते हो करेंसीज को, फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? other persons authorized under section 10, so section 10 is not a part of your syllabus, but अगर किसी को authorization दिया है तो वो भी authorized person बन जाएगा, सही है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या लिखा है? फॉरेन करेंसी मतलब क्या? इंडियन करेंसी को छोड़ के बाकी सब फॉरेन करेंसी है। जो अपना इंडियन रुपी है उसको छोड़ दो, इंडियन रुपीन कॉइन्स को छोड़ दो, बाकी सब आपका फॉरेन करेंसी ही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, पर्सन। पर्सन का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। पर्सन में इंडिविजुअल आता है, एच यू एफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, कंपनी, हर एक आएगा, और इनका बीओए वो भी आएगा, वो भी पर्सन ही है, ठीक है, उसको भी पर्सन ही बोल रहे हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो पी आर आई है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, है ना, मॉडल में बहुत जगह इसको पी आर आई ना बोलते हुए पी आर आई आई बोला है, ज्यादा कुछ है नहीं। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इनको भी वो आई एक कंसिडर कर रहा है, तो कंफ्यूजन में मत रहना, सर ने कुछ अलग लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनना। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक इंडिविजुअल के लिए अलग डेफिनेशन है और एक अदर देन इंडिविजुअल जो बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके लिए अलग डेफिनेशन है, ठीक है। इंडिविजुअल का डेफिनेशन क्या है? हु इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। डेफिनेशन के टोटल कितने पार्ट्स है? तीन पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? अगर पिछले साल में कोई इंडिया में 100 182 से ज्यादा दिन स्पेंड करता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पीआर, ठीक है। बट बच्चों प्रॉब्लम क्या पता है? आप है ना ऐसा कंफर्म बोल नहीं सकते कि वो पर्सन पूरे साल के लिए पीआर रहेगा, ठीक है। पिछले साल 182 से ज्यादा दिन था तो अभी उसको फिलहाल के लिए पीआरआई बोल दो, ठीक है। बट अगर वो पर्सन बोल रहा है कि मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूं फॉर 3 रीजंस, इन दैट केस ही विल बिकम पीआरओआई। व्हिच आर दोस 3 रीजंस? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, बिजनेस या वोकेशन के लिए जा रहा है, और अनसर्टेन पीरियड के लिए अगर वो इंडिया के बाहर गया तो हम लोग उस इवेंट में उसको क्या बोल देंगे? पीआरओआई। अभी मेरे केस में मैं पिछले साल पूरा इंडिया में ही था तो मैं पीआरआई बन गया। बट अगर मैं अब बीच में से, साल के बीच में से इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूं तो साल को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मैं कुछ टाइम तक, अभी तक मैं क्या था? पीआरआई। बट अगर मैं अब बोल रहा हूँ कि मैं आज से इंडिया के बाहर जाऊंगा तो पीआरओए बन जाऊंगा। अंडरस्टूड? सिमिलरली बच्चों, बाहर वाला पीआरओए जब इंडिया आता है रैंडमली बीच में से साल के, और वो बोल रहा है आई केम टू इंडिया फॉर दीज 3 रीजंस, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, अनसर्टेन पीरियड, ही विल बिकम अपना मतलब पीआरआई बन जाएगा, सही है, ठीक है। पहले क्या था? पीआरओए था, अब क्या हो गया? पीआरआई। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में अच्छे खासे टाइम के लिए आ रहा है, ऐसा लॉ मान रहा है, बराबर। अगर बाहर वाला पर्सन इंडिया आया और वो 3 रीजंस के लिए, तो उसको हम लोग पी आर आई बोल देंगे। बट उस इवेंट में आप बोलना मत सर ये पिछले साल 182 से ज्यादा दिन तो था नहीं। नहीं भाई, 3 लिम्स इसीलिए तो है, 3 अलग अलग पार्ट है। तो मतलब पी आर आई बनने के बेसिकली यहाँ पे 2 वेज हो गए। कौन से 2 वेज? या तो पिछले साल आप 182 से ज्यादा दिन थे, या तो फिर आप बाहर से इंडिया आए फॉर दोस 3 रीजंस, तो फिर उस टाइम से आगे पी आर आई बन जाओगे। अंडरस्टूड? ठीक है, राइट, परफेक्ट, ये हो गया। अच्छा, इसमें बच्चों मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स बोले थे, बट एक एग्जांपल जो हम लोग थोड़ा रिवीजन है इसलिए डिस्कस करेंगे, वो मिस आलिया वाला एग्जांपल सबको याद है, ठीक है। वो मिस आलिया वाले एग्जांपल में क्या होता? मिस आलिया पीआरओआई थी। शॉर्ट में बता रहा हूं एग्जांपल को, मिस आलिया कौन थी? पीआरओ है, ठीक है। क्योंकि मिस आलिया पीआरओ है और वो एविएशन कंपनी में काम कर रही है, वो यूके के एयरलाइंस में काम कर रही है। यार सबको फैक्ट्स याद है, अभी अभी तो हुआ है यार, ऐसा मत करो, ठीक है। मिस आलिया जो है वो यूके एयरलाइंस में काम कर रही है, ठीक है। शी इज अ पीआरओ है। वो इंडिया आई,
इंडिया आने के बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो एविएशन कंपनी ने उसको बोला कि आप यहीं पर रुक जाओ कुछ दिन के लिए। 190 डेज वो इंडिया में रुकती है, 190 डेज वो इंडिया में रुकती है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पीआर है या पीआरओ है? करंट ईयर में तो हम लोग पिछले साल का देखते हैं ना यार, है ना, पिछले साल तो वो थी नहीं, है ना, और वो अभी आई है। अब बच्चों वो इंडिया में आई है जॉब के सिलसिले में ना? नहीं भाई, शी इज नॉट वर्किंग इन इंडिया, शी इज वर्किंग फॉर यूके एयरलाइंस, ठीक है, यूके एयरलाइंस की एम्प्लॉई है वो इंडिया में जॉब कर रही है, बोलना गलत है। इंडिया में जॉब थोड़ी ना कर रही है वो, है ना, इंडिया में वो जॉब नहीं करती है, ठीक है, वो तो अभी भी यूके एयरलाइंस के लिए काम कर रही है, बराबर। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आना और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आना बहुत अलग अलग चीजें यार, बराबर। शी इज स्टिल एन एम्प्लॉय ऑफ यूके एयरलाइंस, बट अगर सपोज यूके एयरलाइंस ने उसको बोला कि आप हमारे मुंबई ब्रांच में अब शिफ्ट हो जाओ, तो देन इन दैट केस वो तीन रीजंस में से एक रीजन आएगा कि वो बाहर वाला पर्सन इंडिया आया फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो अब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पीआर है। अंडरस्टूड? पक्का? खत्म? तो ये मेन चीज है बच्चों, ठीक है। और उसके अलावा एक सेकंड रुक जाओ, इसमें एक दो चीजें और है। हाँ, कैन यू ऑल्सो टेल मी पी आर आई फॉर किसके लिए बाकी था अपना? हाँ, अदर देन इंडिविजुअल। एक सेकंड रुक जाओ, ये तो सारे एग्जांपल्स बहुत इजी सी है, इसको हम लोग नहीं लेते अभी कंसिडर। ये क्या लिखा है, इन फेमा रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑफ अ पर्टिकुलर डे एंड नॉट फॉर द होल ईयर। मतलब हम लोग पूरे साल का नहीं बोलेंगे ये सब, क्योंकि अगर साल में बीच में से अगर वो इंडिया के बाहर चला गया पीआरआई, तो पीआरओ हो जाएगा। आपको स्प्लिट करने आना चाहिए, एग्जांपल्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग बेसिक बेसिक चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ रिविजन लेक्चर, ठीक है। आ जाओ, ये यहाँ क्या लिखा है, रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करता है, आप कहाँ के सिटीजन हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आ जाओ, नेक्स्ट क्या लिखा है, पीआरआई इन केस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनीज आएंगे, ठीक है, तो इसमें आपको है ना तीन एग्जांपल्स दिमाग में रखने हैं। कौन से तीन एग्जांपल्स? टाटा मोटर्स का इंडिया के बाहर वाला ब्रांच और टेस्ला का इंडिया के अंदर का ब्रांच। खत्म हो गया ना, डेफिनेशन ही खत्म हो गया। बस आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। टाटा मोटर्स मतलब क्या, कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीआरआई है तू, ठीक है। और अगर तू पीआरआई बन गया तो तेरा इंडिया के बाहर का पीओए भी पीआरआई है ना। और अगर सपोज बाहर वाला कोई पीआरओआई है, उसका इंडिया का बीओए क्या बन जाएगा, पीआरआई बन जाएगा। खत्म डेफिनेशन, वेरी वेरी इजी, देख लो वही लिखा है ना, ठीक है। और ये एग्जांपल भी मैंने आपको बताया, टाटा मोटर्स पीआरआई है, उसका इंडिया के बाहर वाला ब्रांच भी पीआरआई होगा, तो सिंगापुर ब्रांच जो जर्मनी ब्रांच को कंट्रोल कर रही है वो भी पीआरआई है, क्योंकि पीआरआई का बीओए पीआरआई होता है, राइट, ठीक है। ओके वंडरफुल, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। हाँ, नेक्स्ट ये तो हो गया है इलस्ट्रेशन। फॉरेन एक्सचेंज मींस, बच्चों फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग यहाँ लिखा है, इट्स अ वेरी सिंपल टर्म। फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा बड़ा टर्म है, ठीक है, फॉरेन करेंसी उसके अंदर आता है। फिर से बता रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा ब्रॉडर टर्म है, उसका एक छोटा पार्ट क्या है, फॉरेन करेंसी। जल्दी बताओ फॉरेन करेंसी क्या है, क्या होता है? अदर देन इंडियन करेंसी इज फॉरेन करेंसी, है ना। अब फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज में बोल रहा है फॉरेन करेंसी को तो ले ही लो, उसके अलावा डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। इसका एग्जांपल क्या था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इंडिया में बैठे बैठे बाहर वाले लोगों से डॉलर लिए हैं डिपॉजिट के फॉर्म में। डिपॉजिट एक पब्लिक कंपनी ले सकती है, आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि टेस्ट नजदीक आ रहा है। डिपॉजिट्स नहीं है क्या, सॉरी सॉरी, टेस्ट नजदीक आ रहा है, बट फिर भी चलो ठीक है। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों, अगर रिलायंस ने बाहर वाले लोगों से डिपॉजिट लिया है फॉरेन एक्सचेंज में, तो उसको भी हम लोग, सॉरी फॉरेन करेंसी में, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। सिमिलरली ये ड्राफ्ट हो गया, ट्रैवलर्स चेक हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये याद है, ड्राफ्ट मतलब डिमांड ड्राफ्ट, है ना, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक क्या होता है, मेरे को अलग अलग कंट्रीज में घूमना है ना, तो मैं ट्रैवलर्स चेक लेके घूमूंगा, मेरे को बार बार वो करेंसी को कन्वर्ट करने का झंझट नहीं होगा। एक चीज और बताओ, क्या अगर आप बार बार करेंसी को कन्वर्ट करोगे ना, तो उसमें आपकी बहुत बैंड बच जाएगी। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, इंडियन रुपी था मेरे पास, ठीक है, सपोज मैं चाइना गया घूमने, तो मैं चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट करा रहा हूँ उसको, ठीक है। अब चाइना में घूमने गया, उसमें कुछ चाइनीज करेंसी बच गया, अब वो लेके मैं जा रहा हूँ यूएसए, अब चाइनीज करेंसी यूएसए में लेके गया तो वो नहीं चलेगा, वापस डॉलर में कन्वर्ट कराओ। तो बार बार ये जब आप करेंसी चेंज करते हो ना, उसमें आपका है ना बहुत ज्यादा सामने वाला कमीशन काटेगा, क्योंकि जो एपी होगा जो भी जगह का, वो खुद का तो कमीशन लेगा।
जब भी आप करेंसी चेंज करोगे तो इट इंक्रीजेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दैट्स व्हाई ट्रैवलर्स चेक इज अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट अगर आप पूरे दुनिया में घूमी घूमी करना चाहते हो तो। सही है ना। नेक्स्ट क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? बाहर वाला पर्सन मेरे पे भरोसा नहीं कर रहा है, दूसरे कंट्री का पीआरओ है जिससे मैं कुछ सामान खरीद रहा हूं, तो मैं लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू खरीदूंगा। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब बैंक जो है उस बाहर वाले पीआरओ को बोलती है कि अगर इसने यानी कि मैंने पेमेंट नहीं किया तो मैं दे दूंगा। राइट, तो लेटर ऑफ क्रेडिट ही वही होता है। क्रेडिट मतलब क्या? रेप्यूटेशन, बराबर। उसकी वजह से बैंक हमें हेल्प कर रही है। नेक्स्ट क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये तो सबको पता ही है बच्चों, इसमें ना उल्टा पुल्टा करना है, मतलब ड्रॉन इन इंडियन करेंसी एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी, या फिर ड्रॉन बाय पीआरओ पेबल इन इंडियन करेंसी। तो ये सब चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज। राइट, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाओ। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सा लिखा है आपके पास? बोलो बोलो। फॉरेन सिक्योरिटी। इसका इतना सिंपल पॉइंट है, दो एग्जाम्पल दिमाग में रखो, आप भूलोगे नहीं इसको। फॉरेन सिक्योरिटी मतलब क्या? दो एग्जाम्पल कौन से थे? एक तो इंडिया के बाहर के शेयर्स, है ना। इंडिया के बाहर के शेयर्स मतलब नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजॉन, इन सब के शेयर्स। एक क्वेश्चन का आंसर करो मेरे को, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन या अल्फाबेट के शेयर्स परचेस करने हैं, है ना। तो मैं क्या चेक करूंगा? मैं गूगल पे जाके उसका है ना प्राइस चेक करूंगा। प्राइस चेक करूंगा तो डॉलर आएगा या रुपया आएगा? डॉलर आएगा, मतलब उनका डिनोमिनेशन क्या हो गया? डॉलर। तो जो भी सिक्योरिटीज का डिनोमिनेशन डॉलर में होता है या फिर दूसरे कंट्री के करेंसी में होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे। सही है, ठीक है। वही अगर मेरे को इंडिया में रिलायंस के शेयर्स परचेस करना है, भाव चेक करो क्या चल रहा है, तो मेरे को रुपये में मिलेगा, है ना। तो उसका डिनोमिनेशन क्या हो गया? रुपी। तो क्या हो गया? इंडियन सिक्योरिटी। इंडियन सिक्योरिटी को डिफाइन नहीं किया, मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ डिफाइन किसको किया फर्म में? फॉरेन सिक्योरिटी को, है ना। तो आपको दो एग्जांपल्स दिमाग में रखना है। कौन से दो एग्जांपल्स? फर्स्ट, इंडिया के बाहर के कंपनीज के शेयर्स जिसका डिनोमिनेशन डॉलर में होता है। दूसरा, इन्फोसिस के शेयर्स जो इंडिया के बाहर लिस्टेड है बच्चों, है ना। तो इन्फोसिस के शेयर्स इंडिया में भी लिस्टेड है, इंडिया के बाहर भी लिस्टेड है, एडीआर है उनका, ठीक है। आपको एक खास चीज बताओ क्या, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, एवरीवन प्लीज लिसन। इन्फोसिस जो है ना, अगर सपोज उसने रिजल्ट अनाउंस किया, उसने क्या किया? रिजल्ट अनाउंस किया। हर क्वार्टर के बाद कंपनीज रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं, राइट। तो इन्फोसिस का रिजल्ट का इंपैक्ट क्या होगा शेयर के भाव पे? ये है ना, एक दिन पहले उनका एडीआर कैसे परफॉर्म कर रहा है उसे समझ में आता है। सपोज इन्फोसिस ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट अनाउंस किया तो उसका इंपैक्ट है ना एडीआर पे दिखता है। क्यों? क्योंकि है ना, एक दिन पहले यूएस मार्केट रात को ओपन होता है, तो उसे समझ में आता है कि वो इन्फोसिस के रिजल्ट का क्या इंपैक्ट हो रहा है उस पर। फिर अगले दिन फिर इंडिया का शेयर जो है वो रिएक्ट करता है। अगर रिजल्ट बहुत ही बकवास रहा तो एक दिन पहले ऑलरेडी गिर चुका रहेगा क्या? उसका एडीआर वाला शेयर, है ना। फिर अगले दिन ऑटोमेटिकली लोग सेल करते हैं, किसको? इंडिया वाले शेयर को, क्योंकि उनका मार्केट पहले ओपन होता है ना। उसके बाद उससे हम लोग क्यूज लेते हैं कि क्या वहां हुआ और यहाँ पे क्या होगा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, ये बच्चों ये बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत नॉर्मल चीज है। इन्फोसिस के केस में तो हर बार ऐसे ही होता है, एडीआर को हम लोग चेक करते हैं पहले क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। बहुत बार मिक्स्ड रिजल्ट रहता है, मतलब कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ बुरी बातें भी। सेल बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया, ऐसा कुछ मिक्स रिजल्ट आया, या फिर गाइडेंस कुछ कम ज्यादा कर दिया, हम लोग आगे कैसे परफॉर्म करेंगे कुछ 19-20 कर दिया, जो भी मिक्स रिजल्ट आया। तो मिक्स रिजल्ट आया तो मार्केट कंफ्यूज होता है कैसे रिएक्ट करना है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले देखते हैं कि उनका एडीआर कैसे रिएक्ट किया, उसके हिसाब से फिर इंडियन मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। राइट, हर बार यही होता है, एवरीडे दिस हैपेंस। अपना स्टॉक मार्केट कितने बजे चालू होता है? 9:15 पता है। ये जो भी जो जर्नलिस्ट जो होते हैं, जी बिजनेस वाले, ये क्या करते हैं पता है? ये डिस्कस करते हैं कि एक दिन पहले यूएस मार्केट कैसे बंद हुआ, उसके हिसाब से फिर इंडिया का मार्केट कैसे ओपन होगा, ऐसे हम लोग गेस करते हैं। जो भी है वियर्ड चीज, कुछ इंपैक्ट ही नहीं होता। इतने साल से मैं टीवी देख रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ आपको, आपको समझ में है कि ठीक है। दो एग्जांपल्स दिमाग में रखना, एनी सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अदर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। इतना लंबा लाइन आप खुद से लिख सकते हो अगर आपको एग्जाम्पल दिमाग में। एक चीज बोलोगे बच्चों, बहुत सारे डेफिनेशंस में एक दो एग्जाम्पल्स अगर आप लर्न कर लोगे ना, खत्म हो गया खेल यार। ये सब लिस्ट तो आप धड़ाधड़ लिख दोगे। शेयर्स है तो स्टॉक भी आएगा, स्टॉक है तो डिबेंचर्स भी आएगा, डिबेंचर्स है तो बॉन्ड्स भी आएगा, खत्म, है ना। तो ये सब तो आप आसानी से लिख सकते हो, बराबर। डिनोमिनेशन क्या है उसका? फॉरेन करेंसी, या फिर इंक्लूड सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी बट रिडम्पशन और रिटर्न पेबल इन इंडियन करेंसी। एग्जांपल इन्फोसिस के शेयर्स जो बाहर लिस्टेड है। अंडरस्टूड? बोलो, अरे कुछ बोलो बच्चों। हाँ, ठीक है। सुबह सुबह सर आके बिठा दिए, बस कुछ तो चल रहा है, ऐसा मत करो। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के दो पार्ट। ये तो मेन है, यहां से तो एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अभी तक हम लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। नहीं मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है,
बट बच्चों सही मायने में पूरा फेमा यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहीं पे तो हमें रोक टोक लगाई गई है, बराबर? बताओ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के दो पार्ट कौन से? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे किसको? कैपिटल। पहले दोनों का डेफिनेशन पढ़ते हैं ना। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पीआरआई के लिए अलग, पीआरओआई के लिए अलग। पीआरएल क्या है? मैं पीआरआई हूं, मेरा इंडिया के बाहर कोई एसेट या लाइबिलिटी या कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑल्टर होता है तो उसके लिए वो ट्रांजैक्शन मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है? सिमिलरली एलोन मस्क कौन है? पीआरओ है, उसका इंडिया में एसेट या लाइबिलिटी या नहीं, एसेट या लाइबिलिटी ऑल्टर होता है इंडिया के अंदर का, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ये तेरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ये तेरा क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इज इट इजी? या इनका कंटिंजेंट लाइबिलिटी लिख के कट किया है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है इसलिए जानबूझ के वैसे किया, राइट? अच्छा, नाउ कैन यू टेल मी बच्चों, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, तो व्हाट वुड बी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन देन? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का अगर डेफिनेशन पूछ लिया, प्लीज एक लाइन में मत लिखना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज द ट्रांजैक्शन व्हिच इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इतना लिखोगे तो कुछ भी मार्क्स नहीं देगा वो। हाँ, नीचे का लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड आते पहले बच्चों, सबको याद है क्या वो जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का जो डेफिनेशन था ना बच्चों, उसमें ना नीचे उसने 3-4 पॉइंट्स भी और एक्सप्लेन किए, है ना? अरे सामने नोट्स रखो यार, तो आपको है ना याद आएगा, हाँ मैंने ऐसे कुछ बताया था और आपने ऐसे कुछ सुना था। ठीक है, आ जाओ, क्या लिखा है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, CUAT, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का ये क्या बोल रहा है? ट्रांजैक्शन अदर देन, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है उसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बस इतना लिख के नहीं छोड़ा है। वो क्या बोल रहे हैं पता है? वो बोल रहा है देखो, अगर कैपिटल नहीं है तो करंट होगा, बट हम लोग आपके तसल्ली के लिए एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, नीचे के 4 पॉइंट्स भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अगर आप नीचे दिए हुए 4 पॉइंट्स में से कुछ करोगे, वो भी क्या है? वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। क्लैरिफाई कर रहा है वो, ठीक है? मतलब टू बी ऑन सेफर साइड वो बोल के छोड़ रहा है, देखो ये भी आएगा, ठीक है? तो उसने सेंटेंस क्या यूज किया? विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट। मतलब ऊपर जो लाइन लिखी है उसको इज्जत देते हुए नीचे के 4 पॉइंट्स भी किस में आएंगे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएंगे, राइट? तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या बोल रहा है ये? आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, इसका आंसर जल्दी से करना। अगर मैं पीआरआई हूं, मैंने यूके से मशीन खरीदा, पेमेंट कर दिया उसको पूरा, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? मैं इंडिया में पीआरआई हूं, यूके से मशीन परचेज किया, एसेट परचेज करो, एसेट, ठीक है? और वो एसेट मैं इंडिया में लेके आ गया, उसको पेमेंट भी मैंने कर दिया। विच ट्रांजैक्शन? करंट। क्यों? क्योंकि इंडिया के बाहर तो मेरा एसेट या लाइबिलिटी ऑल्टर ही नहीं हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है। इंडिया के अंदर लेके आ गया मैं एसेट को, और ना बाहर कुछ लाइबिलिटी बचा, क्योंकि पेमेंट तो अपफ्रंट कर दिया है ना। तो कौन सा ट्रांजैक्शन? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है? बट इमेजिन करो, सपोज मैं उसको बोलता हूँ कि काम कर, 1 साल का लोन दे दे, 1 साल का लोन दे दे, मैं अभी पे नहीं करूंगा, 1 साल में आराम से पे करूंगा, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, क्योंकि इट इज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया। बट अगर उसको मैंने बोला 15 दिन का टाइम दे दे, तो करंट बोलो। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी को आप क्या बोलोगे? आप करंट ही नाम दोगे। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ या ना? बस वही तो खेल है। नेक्स्ट, और क्या लिखा है? पेमेंट विद रेस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इट्स वेरी इजी यार। आपके एक्सपेंस साइड अगर कुछ भी छेड़खानी हुई और बैलेंस शीट को आपने डिस्टर्ब नहीं किया, तो क्या होगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। लोन लिया, बाहर से लोन लिया, बैंक ऑफ अमेरिका से मैंने लोन लिया, तो बोलो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, उसका इंटरेस्ट पे किया, वो तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है? नेटफ्लिक्स के शेयर्स परचेस किए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। उसने डिविडेंड दिया, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। वही वही कहानी है ना? रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड। मतलब पैसे भेजे गए हैं, कोई भी एंगल से आपका बैलेंस शीट इम्पैक्ट हुआ क्या बच्चों? या ये बोल रहे इतने प्यार से एक्सपेंस है, खत्म हो गया खेल, है ना? नेक्स्ट, एक्सपेंसेस फॉर फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकेयर, इन सब के लिए, इनफैक्ट इन सब के लिए लिखा है यहाँ पे। इनके अलावा आपने किसी और के लिए भी किया ना, तो भी वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन तो वही है उसका, आपका बैलेंस शीट तो हमने कुछ छेड़ा नहीं है, पी&एल अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है उसका। क्लियर है? बोलो जल्दी। अच्छा, फेमा का मेन एसेंशियल क्रक्स क्या है बता दो। यहाँ लिखा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस बाय डिफॉल्ट अलाउ होते हैं, कभी कभी
नहीं अलाउ होंगे वो हम लोग रूल से देखेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बाय डिफॉल्ट प्रोहिबिटेड होता है, कभी कभी अलाउ होते हैं, उसके भी रूल्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग फटाफट से आते हैं, दो सेक्शंस करना है अभी, और कौन से दो सेक्शंस, नहीं और बीच में बाकी है ना, सॉरी, दो नहीं, काफी बाकी है। हाँ हाँ हाँ, ये एग्जांपल्स मैंने आपको सब बता दिए। राइट, कम टू दिस पॉइंट बच्चों, सेक्शन 3 क्या लिखा है? सेक्शन 3 एकदम सिंपल भाषा में बोलो क्या बोल रहा है? सेक्शन 3 बोल रहा है डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन फॉरेक्स और फोर्ट से, मतलब फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज में अगर आप डील करते हो तो ये बोल रहे हैं बड़े प्यार से कि प्लीज आप है ना एपी के थ्रू डील करो, मतलब ऑथराइज पर्सन के थ्रू डील करो, ठीक है। देख लो यहाँ क्या लिखा है, डील इन फॉरेक्स और फोर्ट से और ट्रांसफर टू एनी पर्सन अदर देन एपी, ये अलाउ नहीं कर रहा है, नो पर्सन शाल बोल रहा है, मतलब किसी को भी ये डील नहीं करना चाहिए एपी के अलावा। अभी देख लो यहाँ एग्जांपल, पैर छूने से पैसे मिले, ये क्या एग्जांपल था? एग्जांपल बताओ। इंडिया के बाहर वाला कोई पीआरओ था, ठीक है, मेरा रिलेटिव, वो इंडिया आ गया, है ना, उसके पैर छूने से उसने मेरे को डॉलर दिया, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्यों? वो एपी नहीं है। मैं मैं हूं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं है ना। उससे हम लोग जब लेते हैं डॉलर तो हम लोग किससे लेते हैं भाई? ऑथराइज पर्सन से, तो वो तो है नहीं ऑथराइज पर्सन, वो तो मेरा रिलेटिव है ना, तो उस तरीके के ट्रांजैक्शंस लॉ अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली वो मेरा बाहर का रिलेटिव इंडिया आया डॉलर लेके और इंडिया घूम रहा है, कोई होटल चला गया, खाना खा लिया, वो होटल वाले को पेमेंट करा डॉलर में, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना यार, सेम लॉजिक है। रिसीव एनी पेमेंट फ्रॉम पीआरओ अदरवाइज देन थ्रू एपी, वो होटल वाला रिसीव नहीं कर सकता है पेमेंट पीआरओ से, ठीक है, अदरवाइज थ्रू एन एपी, एपी के थ्रू लेना चाहिए, समझा क्या? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा, सेकंड वाला पॉइंट, मेक पेमेंट टू और फॉर क्रेडिट ऑफ पीआरओआई, इंडिया में बैठा बैठा कोई पीआरओआई के लिए पेमेंट नहीं कर सकता है या उसकी बिहाफ में भी पेमेंट नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल क्या था, इंश्योरेंस किसने निकाला? फादर ने, किसका? सन का, जो अब बाहर का हो चुका है ना, सन अभी क्या हो गया, पीआरओआई बाहर नौकरी करता है, फादर उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है इंडिया में, ये लॉ अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पे लास्ट, एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया, ये सारे आपके हवाला ट्रांजैक्शंस है। एग्जांपल क्या बताया प्लीज बता दो। मैं पीआरआई हूं, कहानी सुन लो 2 मिनट में आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हवाला ट्रांजैक्शन का यहाँ पे एग्जांपल सुनना जरूरी है ना, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। मैं पीआरआई हूं, मेरा दोस्त पीआरओ है, वो यूएसए में बैठा है, ठीक है, मेरे को यहाँ बैठे बैठे यूएसए की जगह परचेस करनी है, ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो लॉ तो अलाउ ही नहीं करता है। इनफैक्ट आपको अब पूरा फेमा पता है क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया एक बार का। बताओ, अगर पीआर है इंडिया के बाहर एक्विजिशन कर रहा है, एक्विजिशन है ना, इमोरल प्रॉपर्टी अलाउ ही नहीं कर रहा है लॉ, है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। सो हाउ विल आई डू दिस, मेरे को खरीदना ही है, तो मैं बोलता हूँ मेरे पीआरओआई को, मेरे दोस्त को बोलता हूँ तो एक काम कर, तू तो पीआरओआई है, तू डॉलर कमा रहा है, तू तेरे डॉलर से वहां पे एक जगह परचेस कर ले, ठीक है। और क्योंकि तूने वो जगह खरीदी है मेरे बिहाफ पे, वो जगह मेरी हो गई ऐसा अपन मान लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग वैसा है, मैं एक काम करता हूँ, तेरे को इंडिया में जहां पे भी किसी को कुछ पेमेंट करना है वो मैं कर देता हूँ। इस तरीके से उन्होंने हिसाब एडजस्ट कर लिया और ऑटोमेटिकली पीआरआई जो है वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, क्या होल्ड कर रहा है? इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी, इनडायरेक्ट वे में। दिस इज कॉल्ड एज हवाला ट्रांजैक्शंस। हवाला ट्रांजैक्शंस कुड हैपन इन अ लॉट ऑफ वेज, जैसे कि मैंने उसके फैमिली वालों को रिलायंस के शेयर्स दे दिए, हिसाब सेटल कर दिया, मैंने उसका इंडिया का कोई लोन चुका दिया, मैंने इंडिया में उसको कुछ पेमेंट कर दिया, मैंने उनके फैमिली वालों के नाम पे कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दिया, ये सारे अरेंजमेंट्स आप करो तो उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ये यहाँ पे दोस्त चार जो किए, ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करके आप कुछ भी अगर इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो तो ये गलत है। यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है एपी के अलावा? भाई एपी आया तो भी अलाउड नहीं है, आप एपी के थ्रू करो या मत करो, दिस इज नॉट अलाउड ना, ये हवाला ट्रांजैक्शन हो गया। नहीं नहीं सर, मैंने डॉलर लिया बराबर से उसको भेजा एपी के थ्रू, भाई ये अलाउ ही नहीं कर रहा है लॉ, इलीगल चीज होगी ना, समझा क्या? अरे बोलो, ठीक है। राइट, यहाँ वही लिखा है कि ये however the above restricted transaction may be carried on if otherwise provided in the act और with the permission of RBI, RBI की परमिशन से आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये क्या लिखा है, where payment is received without corresponding inward remittance deemed as received through other than AP, मतलब मेरे को कोरा या मीडियम से पैसा आया, है ना, वहां से अगर मैंने सपोज यूट्यूब से या कोरा से या मीडियम से मैंने कुछ लिख के डॉलर में पैसा कमाया, ठीक है, अब मैं पीआरआई हूं,
बराबर। अब वो डॉलर में मेरे को पेमेंट कैसे कर सकता है, वो तो एपी है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे पता है आपको, ऐसे केसेस में इनवर्ड रेमिटेंस मांगना होगा बैंक से। क्या मांगना होगा? इनवर्ड रेमिटेंस मांग रहे हो बैंक से, मतलब वो बैंक ने क्या किया, ये सब चीजों का हिसाब दिया है। किसको हिसाब दिया है? बेसिकली वो अपना जो रिजर्व है उसमें वो अकाउंट फॉर हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही कुछ ले लिया डॉलर, ठीक है। इनवर्ड रेमिटेंस कराना जरूरी है। अगर आपने नहीं कराया मतलब इट इज एज गुड एज आपने एपी के बगैर ले लिया। सही है क्या? ठीक है, ओके, ऑलराइट, परफेक्ट। बच्चों ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी बताया आपको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग मैं आपको वही बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन 3। सेक्शन 3 के बाद क्या आता है, गेस करो जरा। सेक्शन 4। क्या होशियार हो तुम लोग। सेक्शन 3 के बाद क्या आता है? सेक्शन 4। ओके, आ जाओ। यहाँ क्या लिखा है? अच्छा, ये तो मैंने आपको दो बातें ऑलरेडी बताई है, ठीक है। स्टिल एक बार देख लेते हैं बच्चों। ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। जल्दी से बताओ, दो बातें बता दो, ठीक है। पीआरआई में कंटिंजेंट लायबिलिटी इंडिया के बाहर का क्या होगा? मैं पीआरआई हूं, कंटिंजेंट लायबिलिटी इंडिया के बाहर का क्या होगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्यों नहीं, क्यों रखा है वो बता दो। अब ये देख लो ना बच्चों, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है। अडानी ने लोन लिया बैंक ऑफ अमेरिका से, है ना। अडानी कौन है? पीआरआई। बैंक ऑफ अमेरिका बोल रही है हमें आप पे भरोसा नहीं है, आप कोई पर्सन को लेके आओ जो आपका गारंटी दे। इसने किसको पकड़ा? टाटा को, ठीक है। टाटा कौन हो गया? पीआरआई। इसने गारंटी दे दिया। अब मेरे को एक चीज बोलो बच्चों, टाटा तो पीआरआई है, उसने गारंटी दिया। गारंटी देने के चक्कर में उसका इंडिया के बाहर एक कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप पे कल को नौबत आ गई पे करने की, तो इंडिया का डॉलर तो जाएगा बाहर, है ना। तो इसलिए हम लोग आपको इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, ताकि हम लोग ज्यादा रेगुलेट कर सके। कैट ज्यादा रेगुलेटेड होते हैं, सीयूबीटी कम रेगुलेटेड होता है। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, बस वही बोल रहे हो। बट उल्टा अगर होगा, उल्टा मतलब किसी पीआरओआई ने इंडिया में गारंटी दिया है। सुनना, पीआरओआई ने इंडिया में गारंटी दिया। एलॉन मस्क ने क्या किया, सपोज मैंने क्या किया, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल रही है तू लोन ले रहा है, तेरे पे भरोसा नहीं है, तो एक काम कर, कोई रेप्यूटेड पर्सन को लेकर जो गारंटी दे। एलॉन मस्क आ गया मेरी गारंटी देने के लिए। एलॉन मस्क कौन है? पीआरओ। वो अगर मेरे लिए गारंटी दे रहा है, उसका इंडिया में क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट होगा? अरे कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट होगा क्या पूछ रहा हूं मैं, ये नहीं पूछ रहा हूं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है क्या। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा। एलॉन मस्क ने मेरे लिए गारंटी दिया, तो उसका तो कंटिंजेंट लायबिलिटी आज क्रिएट हो गया। बट द पॉइंट इज, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर रियल लायबिलिटी में भी कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो क्या ही हो जाएगा, वो डॉलर इंडिया में आएगा, है ना। तो इसमें कुछ बुरा है क्या? नहीं। तो इसलिए इसको इसने क्या नहीं बोला, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं बोला। ये करो चलेगा, डॉलर ही आ रहा है, बढ़िया बात है ना। इंडिया के बारे डॉलर गया तो प्रॉब्लम होगा, समझा? ठीक है, राइट। बस ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको ऐसे ही बता दिए, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो बाद में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये होने का आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या, बताओ जल्दी से। क्या लिखा है? होल्डिंग ऑफ फॉरेक्स। चलो ध्यान दो, ज्यादा बचा नहीं है, बस इसके बाद दो सेक्शन से और बड़े बड़े आ जाओ। होल्डिंग ऑफ फॉरेक्स क्या है? होल्डिंग ऑफ सेक्शन 4 क्या बोलता है? सिंपल करो इसको। सेक्शन 4 बोलता है कि देखो आप जो है ना, बाय डिफॉल्ट एज अ जनरल रूल तीन चीजें मत करो। देख लो ये क्या बोल रहा है। अगर आप पीआर हो, अगर आप क्या हो, अगर आप पीआरआई हो, एक सेकंड, इसका मैंने क्लू दिया था यार। अगर आप पीआरआई हो तो आप फोटा मत करो ये तीन चीजों में, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल से ही लर्न होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। हर एक डेफिनेशन जो भी थोड़ा सा बोरिंग टाइप है वो हमने एग्जाम्पल से लर्न किया, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, अगर मैं पीआरआई हूं तो मैं फोटा नहीं कर सकता हूं। मतलब मैं पजेस, पी फॉर पजेस, एच फॉर होल्ड, ओ फॉर ओन, टी फॉर ट्रांसफर एंड ए फॉर एक्वायर, ये सब काम नहीं कर सकते तीन चीजों में। $100 नेटफ्लिक्स के शेयर्स इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी, खत्म। ये तीन चीजें मत करो। बट इसने आगे एक बहुत सही सुंदर सी लाइन लिखी है। क्या? एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, मतलब हाँ, सेक्शन 6(4) में एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है। और एक जगह आपने लिखा है शेड्यूल, शेड्यूल 1 2 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी आपने लिखा है। और शेड्यूल 1 तो आपको बोल रहा है आप बिंदास इंडिया के बाहर के शेयर्स परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए इसने ना सेफर साइड क्या बोल दिया, देखो जहां जहां एक्ट में बोला है वहां ठीक है, बट उसके अलावा एज अ जनरल रूल आप ये नहीं कर सकते हो। समझा? आया ना? राइट, चलो ठीक है, सेक्शन 5 पे आ जाओ। क्या लिखा है?
सेक्शन 5 में लिखा है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। बच्चों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? मैं एपी के पास गया, उसको इंडियन रुपी दिया, उससे क्या लिया? डॉलर। इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग ऑफ डॉलर और सेलिंग ऑफ डॉलर। ड्रॉइंग ऑफ डॉलर, ठीक है। मैं यूएसए गया घूमने, है ना, डॉलर लेके गया, वो डॉलर जो है कुछ बच गए, तो इंडिया में आके क्या करूंगा? डॉलर को सेल करूंगा। तो सेल करना और ड्रॉ करना एपी के थ्रू कर रहे हो, बिल्कुल करो। अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है कोई रोक टोक नहीं होगी। फिर से बता रहा हूं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, यहां लिखा है जनरल रूल, ठीक है। ये आप सेल या ड्रॉ कर रहे हो किसको? फॉरेक्स को, ठीक है, एपी के थ्रू, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। बट नीचे क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई कभी कभी इंपोज कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस। ये याद है क्या? आपको कुछ याद रहो या मत रहो, ये बेसिक चार्ट तो याद होना ही चाहिए। नहीं याद है मतलब बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। आया ना बच्चों? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो है ना, सेक्शन 5, इसके ना रूल्स बने। रूल का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000, है ना। इसके कितने डिविजन है? 3। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। कितने होशियार हो, मस्त देख के बोल रहे हो या फिर सोच के बोल रहे हो? सोच के बोल रहे हैं क्या? चलो ठीक है। शेड्यूल 1 में क्या आता है? शेड्यूल 1 में क्या आता है? प्रोहिबिटेड चीजें। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आरबीआई के परमिशन से नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से भाई कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिटेड है, चलेगा ही नहीं। सेकंड शेड्यूल 2, रेस्ट्रिक्टेड, मतलब करो बट परमिशन लो पहले। किसका परमिशन? सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज का नाम लिखा है, जो बहुत हेडेक वाला काम है, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और थर्ड, अपर लिमिट दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है ये लिमिट को क्रॉस अगर तू नहीं किया तो मेरे से पहले पूछ लेना, है ना। इसके 2 डिविजन है। कौन से 2 डिविजन है? इंडिविजुअल्स अदर देन इंडिविजुअल्स। इफ यू रिमेंबर, इंडिविजुअल्स की लिमिट कितना है? $2.5 लाख पर इंडिविजुअल पर ईयर। इंडिविजुअल मतलब पीआरआई बोल रहे हो। पीआरओ के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो इंडिया में पैसा लाएगा। पीआरआई वाले इंडिया के बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, इसलिए उनको रोका है। समझा क्या? ठीक है। आ जाओ जल्दी से शेड्यूल 1 में आ जाओ सभी लोग। आराम से निकाल लो, 2 मिनट चेक कर लो, मैं पूरे फाइल्स क्लोज करता हूँ तब तक। ऑलराइट चलो बच्चों आ जाओ, शेड्यूल 1 में आ जाओ। शेड्यूल 1 मतलब क्या? शेड्यूल 1 मतलब क्या? प्रोहिबिटेड लिस्ट है। आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, किसी का भी परमिशन लेके आओ तो भी आपको ये ट्रांजैक्शन हम अलाउ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। लिस्ट एक बार रीड करके जाना है। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द लिस्ट ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ सीयूएटी। नहीं पूछेगा ऐसा इंस्टीट्यूट। बट हाँ, एक आधा पॉइंट बारीकी से निकल के एमसीक्यू बना सकता है, या फिर एक आधा पॉइंट बारीकी से निकल के एक मस्त केस लॉ वाला क्वेश्चन बना सकता है ना। तो आपको ना लिस्ट एटलीस्ट लाइन आने के बाद ये तो बोलना चाहिए अरे ये प्रोहिबिटेड है नहीं है। मैं आपको एक चीज बोलूं क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो कुछ चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते। जैसे कि क्या, अगर मैं कुछ स्टूडेंट को बोलूं ये पूरा लर्न करके जैसे कैसे लिखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैंड बचेगा, अरे यार याद ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलूं बताओ लॉटरी वाला हम लोग काम कर सकते नहीं कर सकते, वो तभी बोल देंगे अरे नहीं नहीं सर ये तो नहीं कर सकते, आपने सिखाया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपको क्या करने बताया, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको लिस्ट बैठ के लर्न नहीं करना है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखने आना चाहिए एटलीस्ट। समझा क्या? आपको मतलब एक ही चीज लर्न करना है, कौन सा? वो हेडिंग, शेड्यूल 1। और एक कौन सा रूल है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 का शेड्यूल 1 प्रोहिबिट करता है। इतना अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। बस इतनी तो बात है। चलो आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट क्या था? रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स। बाजू में एग्जांपल्स बहुत सही लिखे, बताओ क्या था ये? अगर कोई फिरंगी इंडिया आया और लॉटरी का टिकट जीता या हॉर्सेस का टिकट जीता और वो बोल रहा है मेरे को डॉलर दे दो क्योंकि मेरे देश में रुपये का मैं क्या करूं, तो अपनी गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इधर ही खर्चा कर, तू लेके नहीं जा सकता डॉलर। यू कैन नॉट रेमिट डॉलर फॉर दीज रीजंस, हम लोग अलाउ भी नहीं करते। देखो यहाँ खर्चा कर, इंडिया का जीडीपी बढ़ा, और फिर उसके बाद तू जो करना है वो कर सकता है। या फिर इंडिया में खर्चा करके वो चीज में कन्वर्ट करके लेके जाना चाहता है लेके जा,
बट डॉलर मत मांग भाई, तो हमारे खजाने को वेस्ट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल्स, स्वीपस्टेक्स। मतलब क्या है, मतलब ये बोल रहा है कि सर अगर मैं इंडिया के बाहर जाना चाहता हूं और मैं डॉलर मांग रहा हूं, मैं क्या क्या करूंगा, एपी के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा ये इंडियन रुपए रख ले, मेरे को डॉलर दे दे। वो पूछेगा क्यों चाहिए डॉलर, मैं बोल रहा हूँ मेरे को इंडिया के बाहर लॉटरी का टिकट परचेस करना है, चल भाग यहाँ से, नहीं मिलता है। इंडिया के बाहर मेरे को सट्टेबाजी करना है, सट्टेबाजी मतलब ये फुटबॉल पूल्स एंड स्वीपस्टेक्स, ये सट्टेबाजी बच्चों, गैम्बलिंग, वेजरिंग, नॉट अलाउड, पर्पस बहुत अच्छा नहीं है, नहीं मिलेगा डॉलर इस काम के लिए, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या लिखा, बैंड मैगजीन्स, ये भी आप नहीं खरीद सकते, जो मैगजीन्स को हमने बैन किया है, तो वो डॉलर यूज करके इंडिया के बाहर जाके अगर तो वो खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, नॉट अलाउड। सही है, फिर भी लोग ये कर सकते कैसे, बोलेगा घूमने जा रहा है, डॉलर ले लेगा और ये सब काम करेगा, उसको कोई कंट्रोल नहीं है। बट अगर कोई ये काम के लिए मांग रहा है तो बिल्कुल मत दो, सही है ना, ठीक है। लो बनाया तो है, बट अगेन थोड़ा लूपहोल है इसमें, बराबर। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। बच्चों ये क्या था, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आपको करना है, बहुत ध्यान देके आंसर करना है तो जल्दी समझेगा। प्लीज बताओ, अगर इंडिया का कोई पीआरआई इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करता है तो कमीशन देना पड़ सकता है क्या उसको, किसी को, क्यों देना पड़ेगा? एग्जाम्पल देखो ना, एमआरएफ पीआरआई है, आया ना, मैं जल्दी जल्दी आंसर करो, एमआरएफ पीआरआई है, क्यों, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड सर, है ना। अच्छा, टेस्ला पीआरओ है, फिलहाल के लिए टेस्ला पीआरओ है, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, एमआरएफ को टायर सेल करने हैं, किसको, टेस्ला को, ठीक है। तो एमआरएफ तो बहुत छोटी कंपनी यार, उसको अगर वहां पे जाके दूसरे कंट्री में अपने टायर्स को सेल करना है, तो वो मान के चलो ये डील किसी और एजेंट के थ्रू करा रही है, तो उसको तो वो कमीशन पे करेगी। ये कमीशन पे करने के लिए वो डॉलर मांग रही है, किससे डॉलर मांग रही है, वो डॉलर मांगती है एपी से, मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। बट इमेजिन करो, एमआरएफ बोलती है सर हमने एक सब्सिडरी ओपन की है, 100% ओन सब्सिडरी हमारे यूएसए में, है ना, और हम लोगों ने उनको क्या किया, टायर बेचा और उनके इक्विटी रख लिए, इस ट्रांजैक्शन के लिए हम किसी को कमीशन पे कर रहे हैं। भाई कमीशन पे क्यों करना है, जब तेरे जान पहचान का ही पर्सन है तो तू कमीशन क्यों पे करेगा, है ना। इमेजिन करो, सपोज सन ने फादर को प्रॉपर्टी बेची, कमीशन क्यों पे करेगा भाई किसी को, है ना। मैं मेरी प्रॉपर्टी कोई तीसरे पर्सन को बेच रहा हूँ जिसको मैं पहचानता भी नहीं हूँ, तो मैं कमीशन दूंगा ना। तो ये वही बोल रहा है, आप कमीशन यहां अगर दे रहे हो खुद के जॉइंट वेंचर के लिए या सब्सिडरी के लिए, नहीं चलेगा, डॉलर मांगना गलत है, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, फिफ्थ पॉइंट, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड टू व्हिच डिविडेंड बैलेंसिंग अप्लाइज। डिविडेंड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्क्रैप हो चुका है, बट क्या होता है, डिविडेंड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट बोलता है, रिलायंस अगर फॉरेन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहता है तो जितना उसने बाहर से इंडिया में पैसा लाया उतने हद तक ही दे सकता है, उससे ज्यादा प्रोहिबिटेड है। सिंपल चीज है, एग्जाम्पल भी लिखा है, बस रिवीजन का काम क्या है, आपको कौन से भी याद दिलाना, बाकी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, करेक्ट। चलो तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, एग्जैक्टली सेम चीज। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट प्रोहिबिटेड लिस्ट में बताओ क्या था, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑन कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। बच्चों रूपी स्टेट क्रेडिट रूट के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था रशिया का, है ना। इंडिया और रशिया का डील हुआ, एग्जांपल पे ध्यान दो, 2 मिनट में बता रहा हूं, इंडिया और रशिया का डील हुआ, क्या डील था, हमने रशिया से लोन लिया, हमने रशिया से कितने का लोन लिया, 4 करोड़ का लोन लिया। रशिया बोल रही पेमेंट कैसे करेगा, हम लोग बोल रहे सर हम लोग है ना 4 साल आपको 1.1 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपका इंटरेस्ट के साथ सूद समेत हम लोग रिपे कर देंगे, आपको उस एक्सपोर्ट पे पेमेंट नहीं करना है ना। ये डील किसका हो, इंडिया और रशिया का। एक क्वेश्चन का आंसर करो, ये डील अगर 2 कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो अपनी गवर्नमेंट बोलेगी ना इंडिया के कुछ बिजनेसमैन को कि हमें रशिया में कुछ सामान भेजना है, क्यों, क्योंकि हमने उनसे कुछ खरीदा भी था, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने उनसे कुछ लोन लिया भी था। ये केस में आपको रशिया के लोगों को कमीशन पे नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये 2 कंट्रीज का समझौता ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी आप अगर जबरदस्ती कमीशन पे करते हो तो उसके लिए डॉलर का आपको विड्रॉवल नहीं चलेगा, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन भी क्रिएट किया था क्या, 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, आप ये 2 चीजें भी दे सकते हो, टी एंड टोबैको, चाय सुट्टा। 7th पॉइंट पे आ जाओ, पेमेंट रिलेटेड टू कॉलबैक सर्विसेज। जल्दी से बताओ कॉलबैक सर्विसेज क्या इंडिया में अच्छे से हो सकता है, कॉलबैक सर्विसेज कॉल सेंटर जैसा होता है, इंडिया में कॉल सेंटर के सर्विसेज बहुत ढंग के हैं, क्यों, क्यों, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश जिनको बात करने आता है और जो कॉल सेंटर्स पे काम कर सकते अच्छे से, ठीक है।
बहुत बड़ा अपने अपना ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है यार। बट सपोज इंडिया की कोई कंपनी बोल रही है नहीं नहीं हमें ना इंडिया में नहीं हमें दुबई में खोलना है कॉल सेंटर। अगर आपने दुबई में खोल लिया गलती से कॉल सेंटर और अगर आप इंडिया की एंटिटी हो, इन दैट केस आप डॉलर मांगने जाओगे ना एपी से, वो बोलेगा नहीं 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 चलेगा ये। तो ये काम करने के लिए डॉलर मांग रहा है हम लोगों से। उल्टा तूने दो गलत काम किए, एक तो डॉलर मांग के अपना खजाना कम किया, दूसरा तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट छीन रहा है यार। अलाउड नहीं है। सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन एनआर स्पेशल रुपी अकाउंट स्कीम। ये क्या होता है बच्चों? ये अगेन एलोन मस्क इंडिया में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है ना, उसने ये स्कीम में पैसा लगा दिया, एनआर स्पेशल रुपी अकाउंट स्कीम, है ना। इनको हम लोग इंसेंटिव्स देते हैं, इनको हम लोग टैक्स में बेनिफिट्स भी देते हैं। तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट वाला कॉम्पोनेंट तो बाहर मत लेके जा, क्योंकि हम लोगों ने तेरे को बेनिफिट इसलिए दिया ताकि वो पैसा इंडिया में रहे डॉलर का। एटलीस्ट इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट तो इंडिया में रख। ठीक है, समझा क्या? आया ना? हो गए क्या पूरे अपने इसके? ये शेड्यूल 1 हो गया क्या? शेड्यूल 1 हो गया, वेरी गुड। चलो शेड्यूल 2 पे आ जाओ। शेड्यूल 2 क्या बोल रहे हैं? शेड्यूल 2 क्या बोल रहा है, ट्रैवल ऑफ फॉरेक्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बार है ना दिमाग में क्लियर कर लो, हम लोग शेड्यूल 2 जब भी पढ़ेंगे मतलब ये सब काम हम लोग कर सकते हैं, पहले पहले परमिशन लाओ। प्रायर मतलब पहले पहले परमिशन हो किसका? गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज का। उन्होंने हाँ बोल दिया तो अभी कर सकते हो। सबसे फर्स्ट कल्चरल टूर, मंजे का है बोलो। मैंने बताया था आपको कल्चरल टूर क्या होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेट का कोई पर्टिकुलर आर्ट प्रमोट करने के लिए इंडिया के बाहर वो पूरा टीम जा रहा है 20-25 लोगों का, है ना। सपोज से कुचिपुड़ी डांस को प्रमोट करने के लिए 20 लोगों का टीम इंडिया के बाहर जा रहा है, यूएसए अलग अलग कंट्रीज में टूर कर रहा है। ये करना है तो बहुत ज्यादा डॉलर का पैसा लगेगा, इसलिए इन्होंने बोला है भाई हमसे पहले परमिशन ले लो। कौन से मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया। सुनना अच्छे से क्या बता रहा हूं बच्चों, अगर स्टेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, या उसको कोई पीएसयू है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने $10,000 तक फॉरेन प्रिंट मीडिया में खर्चा किया। $10,000 मतलब मोटा मोटी 8 लाख इंडियन रुपए होता है। 8 लाख इंडियन रुपए तक उसने अगर फॉरेन मीडिया में एडवर्टाइजमेंट किया, चलेगा, किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या, मतलब बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है भाई, तुम लोग इतना क्या कर रहे हो भाई खर्चा। तो अगर तुम इतना ज्यादा खर्चा करते हो तो परमिशन लो। किसका परमिशन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परमिशन लगेगा। इज इट इजी? क्या सबको समझा? फिर से बता रहा हूं, दिमाग में रखो, $10,000 तक किसी का भी परमिशन लेना नहीं है। उससे ज्यादा किया तो परमिशन लो। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। एक चीज और इन्होंने क्लैरिफाई किया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पूछते हैं अच्छा स्टेट गवर्नमेंट तूने वहां खर्चा किया फॉरेन प्रिंट मीडिया में? बोल रहा है हाँ सर। कितने का खर्चा किया? बोल रहा है सर $12,000 खर्च कर दिया। तो अब उसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे बताएं, $12,000 खर्च किया, क्या ऐसा तूने किया वहां पे? तो बोल रहे सर मैंने ना ये 3 रीजंस के लिए वहां पे फॉरेन प्रिंट मीडिया में एक्सपेंडिचर किया। कौन से 3 रीजंस? यहाँ लिखा है, टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग। अगर इन 3 रीजंस की वजह से अगर आप बाहर खर्चा करते हो तो सर आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इंडिया की तरक्की कर रहे हो। कैसे तरक्की होगी? टूरिज्म का अगर आपने ऐड किया तो बाहर से इंडिया में डॉलर आएगा, फॉरेन टूरिस्ट आएगा नहीं यार, है ना। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप फॉरेनर्स को बोल रहे हो कि इंडिया में आओ, एफडीआई है ना। और आपको एक चीज बोलो कि बच्चों, इंडिया वाले जो है ना वो एफडीआई को प्रमोट तो कर ही रहे हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे प्रमोट कर रही है। इनमें भी झगड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है मतलब कंपटीशन है, एक अलग हेल्दी कंपटीशन है। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या ट्राई करी पता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलेगी हमारे महाराष्ट्र में आओ, महाराष्ट्र में हम आपको ज्यादा फैसिलिटीज देंगे, हम आपको लैंड प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एसईजेड में एरियाज ओपन करके देंगे, हम आपको स्पेशल इंसेंटिव्स देंगे। गुजरात तो कितने सालों से कर रहा है यार। दैट्स द रीजन गुजरात, हाँ वाइब्रेंट गुजरात, वही तो सही बोल रहा हूँ मैं। गुजरात में ये सब इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, है ना। और गुजरात बहुत टाइम से कर रहा है, गुजरात जो है जो कर रहा था वो अभी बाकी सारे स्टेट्स उसको भी फॉलो कर रहे हैं गुजरात मॉडल को। तो यहाँ पे वही तो लिखा है, टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग। मतलब सपोज स्टेट गवर्नमेंट को कोई डैम बनाना है, उसके लिए उन्होंने बाहर वालों से भी बिडिंग करवाया तो उसका एडवर्टाइजमेंट तो पुट करना पड़ेगा। ये सब चीजों के लिए इन्होंने बोला है हमारे परमिशन की जरूरत नहीं है। बट इसके अलावा कोई टाइम पास वाली चीज कर रहे हो आप तो $10,000 तक करो, उसके ऊपर गया तो हमसे पूछ लो पहले, सही है क्या? ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, और बच्चों दिस इज इंपॉर्टेंट ना, ये सेकंड पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। ये पूछेगा क्वेश्चन सेकंड पॉइंट पे, देख लो।
मतलब मैंने पेपर निकाला नहीं, बट एक गेस लग रहा है ऐसा। बोलो नेक्स्ट पॉइंट, आ जाओ। रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय पीएसयू। बच्चों ये क्या है, सुनना अच्छे से। कुछ स्टूडेंट्स इसके ऊपर डाउट पूछ के गए, तो मैं आपको थोड़ा और बेटर क्लैरिटी दे रहा हूँ। बच्चों अपने कंट्री के कुछ पीएसयूज का नाम देता हूँ, जैसे कि अपना आईओसी है। आईओसी क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, ये सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना। ये कच्चा तेल खरीदता है। अब बोलो अपने देश में कच्चा तेल आता कैसे है? वेसल से आएगा, जहाज से आएगा, बराबर है ना बच्चों। तो जहाज से जब वो आ रहा है उसका फ्रेट आप पे करोगे, तो ना इसका अमाउंट जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ये करने के पहले एक बार परमिशन लो, ऐसा बोला गया है। पढ़ लो वापस। रेमिटेंस ऑफ फ्रेट, फ्रेट मतलब वेसल का भाड़ा, है ना। ऑफ ऑफ वेसल चार्टेड बाय पीएसयू, चार्टेड मतलब वो जो पीएसयू ने मंगवाया है ना, वो बोल रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट यू हैव टू गेट दी ऑथराइजेशन, प्रायर परमिशन। नेक्स्ट आ जाओ। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू ऑन सीआईएफ बेसिस, इसके लिए आपको परमिशन किसका लगेगा? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। सिर्फ एक चीज बता दो, सीआईएफ क्या होता है? 2 मिनट में कॉन्सेप्ट बताओ चलो। सीआईएफ का फुल फॉर्म कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। सीआईएफ का एक और, उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं बोल सकते, एक और टर्म है जो सिमिलर लाइंस में बहुत बार वो कॉमन पार्लेंस में यूज होता है, एफओबी। एफओबी क्या है? फ्री ऑन बोर्ड। बताओ सीएफ मतलब क्या? अगर मैंने आपको, मैं एक सेकंड, मैं एक्सपोर्टर हूं, आप इंपोर्टर हो, आप इंडिया में बैठे हो, मैं इंडिया के बाहर हूं, ठीक है। अब बताओ अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपको सीआईएफ बेसिस पे चीज बेच रहा हूं, मतलब मैंने $1000 में आपको सीआईएफ बेसिस पे चीज बेची, मतलब आपको कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट तीनों का हेडेक लेना नहीं है, वो सब इंक्लूडेड है। मतलब आपको सिर्फ घर पे बैठ के इंतजार करना है, मैं आपको भेजूंगा। मेरी जिम्मेदारी बन गई आपके गोडाउन तक वो चीज को लाने की। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, व्हाट इज फ्री, फ्री ऑन बोर्ड। मैं बोल रहा हूँ $800 की ये चीज है, मैं इधर बैठा हूँ इंडिया के बाहर, तेरे को लेके जाना है क्या तो लेके जा, कैसे लेके जाता है वो तेरा कॉल है। मतलब कौन सा बेसिस हो गया? एफओपी। ये किसकी बात कर रहा है? सीएफ बेसिस की बात कर रहा है, सही है, नॉट एफओपी। ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको ब्लू डार्ट का एग्जांपल दिया था, याद है क्या सबको? ठीक है, क्या लिखा है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू एजेंट्स अब्रॉड। ये जो ब्लू डार्ट होता है ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, मतलब वो जहाज से भी जाता है, वो हवाई जहाज से भी जाता है, वो रोड से भी जाता है, तो उसके तीनों भी बेसिकली वेज से उसके ट्रांसपोर्ट के सर्विसेज है। तो अगर वो अपने एजेंट्स को कुछ कमीशन पे कर रहा है तो ये बोल रहा है पहले परमिशन निकालो। किसका परमिशन? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाओ, बोल रहा है किसका? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का। ठीक बात है। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स। ट्रांसपॉन्डर्स क्या होता है? एक बहुत महंगा डिवाइस जो सैटेलाइट में यूज होता है, और इसका यूज कौन करते हैं? टीवी चैनल्स यूज करते हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक रिलायंस जियो यूज करते हैं। इनको अगर इसका कुछ हायरिंग चार्जेस किराया पे करना है डॉलर के टर्म्स में, तो ये क्या करेंगे? ये परमिशन लेंगे। टीवी चैनल वाले किन से परमिशन लेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से परमिशन लेंगे। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग रेट्स एज पर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिटेंशन चार्जेस? जहाज को रोक के रखा आपने, है ना, और बहुत ज्यादा रोक के रखा, ठीक है। वो लिमिट एक होता है जो डायरेक्टर जनरल स्पेसिफाई करता है, उससे ज्यादा अगर आप रोक के रखते हो आप बहुत ज्यादा डॉलर में पेमेंट करोगे, है ना। मतलब समझ लो कि फ्रेट का खर्चा हो गया $5000, ठीक है, और आपको जहाज को रोकने के रखने का खर्चा हो गया $6000। कुछ सेंस बनता है? जहाज वहां से यहाँ तक आई, उसका आप पेमेंट करो कितना? $5000, ठीक है, और उसको रोकने रखने की वजह से $6000 का पेमेंट कर रहे हो, बहुत ज्यादा हो गया। तो ये बोल रहे हैं ये अलाउ ही नहीं करेंगे हम लोग। मतलब अगर आपको करना है तो फिर परमिशन लेके आना पड़ेगा। किसका परमिशन? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, सही है। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड। सिंपल एग्जांपल दिमाग में रखो, मुकेश अंबानी, उसको क्या करना है? उसको इंडिया के बाहर एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना है या स्पॉन्सर करना है, तो लॉ क्या बोलता है? तो कितने अमाउंट तक वो इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा है? वो बोल रहा है सर $100,000 अलाउड, $100,000 अलाउड। उससे ज्यादा परमिशन लाओ। किसका? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स।
ठीक है बच्चों, बट अगर मुकेश अंबानी बोल रहे हैं सर मैं नहीं कर रहा हूं, बीसीसीआई कर रहा है, तो बीसीसीआई का तो काम ही है वो, तो उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन किसको चाहिए? बीसीसीआई जैसे स्पोर्ट्स बॉडीज अगर नहीं है, जैसे मुकेश अंबानी करता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उसको परमिशन लाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत डॉलर मांग रहा है ना। इमेजिन करो उसके खुद के शौक पूरे करने के लिए डॉलर मांग रहा है, क्यों? बाहर का इवेंट स्पॉन्सर कर रहा है, क्या लॉजिक है? तेरा तो काम धंधा भी नहीं है वो, तो तेरे को हम लोग रोकेंगे, और रोकेंगे कैसे? तेरे को पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, अगर हमने हाँ बोला तो ही तू कर सकता है। $100 से तो वैसे भी कर सकता है, उससे ज्यादा करना है तो हमसे परमिशन ले। अंडरस्टूड और नॉट बच्चों? इवन दिस इज इंपॉर्टेंट ना, मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट। 8 पॉइंट, जो जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट मार्क करो। मैंने तो सोचा था कि ये यूनिट होने के बाद में मैं आपको फॉरेन कंपनी के एक दो पॉइंट्स बताऊंगा, आप लिखोगे कुछ, सपना सपना रह गया। चलो 9th पॉइंट पे आ जाओ। 9th पॉइंट क्या है? रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ पी एंड आई क्लब। पी एंड आई क्लब क्या होता है? पी एंड आई क्या होता है? फुल फॉर्म बता दो, वहां लिखा है आपने, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। मतलब अगर इंश्योरेंस बहुत महंगा है तो कुछ लोग मिल के कॉमन इंश्योरेंस निकालते हैं। जैसे कि 10 लोगों की जहाज है, 10 लोगों ने मिल के कॉमन इंश्योरेंस खरीदा है, जिसकी जहाज पहले डूबी वो इंश्योरेंस का पैसा लेके जाएगा। ये इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो डॉलर में, ठीक है, उसके लिए आप पेमेंट अगर मांगना चाहते हो तो परमिशन लो। पहले किससे परमिशन लोगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंश्योरेंस डिवीजन से परमिशन लोगे। समझा क्या? हाँ या ना? इधर कौन सा शेड्यूल खत्म हो गया? शेड्यूल 2 खत्म हो गया। अब कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 3। जल्दी से आ जाओ। शेड्यूल 3 वैसे क्या है बताओ? शेड्यूल 3 का नाम क्या है? शेड्यूल 3 बोल रहा है ट्रांजैक्शंस वेयर ड्रॉवल इन एक्सेस ऑफ लिमिट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। सिंपल रखते हैं इसको, सिंपल। मनमोहन सिंह जो है ना, उन्होंने एक स्कीम बनाया, स्कीम का नाम रखा एलआरएस। एलआरएस का फुल फॉर्म लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। उल्टा पढ़ो, ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें रेमिटेंस को लिबरलाइज कर दिया गया, फ्रीडम दे दिया गया, है ना। तो मतलब अगर सपोज मेरे को इंडिया के बाहर डॉलर लेके जाना है फॉर सम पर्सनल रीजंस, मैं बिल्कुल लेके जा सकता हूं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन आई एम रेस्पेक्टिंग अ सर्टेन लिमिट, है ना। कौन सा लिमिट? देख लो ये लिमिट जो, अच्छा इसमें एक चीज और मैंने बताया था, शेड्यूल 3 के 2 डिविजन है बच्चों, इंडिविजुअल का अलग, अदर देन इंडिविजुअल का अलग। हम लोग पहले किसका पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल का। फटाफट बता दो, देख लो एक सिंपल खुद की रेफरेंस से एग्जांपल को कंसीडर करना तो जल्दी समझेगा। बताओ अगर मान के चलो मेरे को इंडिया के बाहर जाना है घूमने के लिए, मेडिकल के खर्चों के लिए, एजुकेशन के लिए वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? रुपये लेके जाऊंगा एपी के पास, उसको बोलूंगा डॉलर दे दे, ठीक है। वो क्या पूछेगा? क्यों जा रहा है? मैं बोल रहा हूँ बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या बोलेगा? ले ले, बट एक लिमिट है उसको रेस्पेक्ट कर। लिमिट कितना है? $2.5 लाख। अगर सपोज मेरा $2.5 लाख का लिमिट खत्म हो गया, मेरे को अभी और कहीं घूमने जाना है, तो क्या बोलेगा? अगले साल जा, तेरा इस साल का लिमिट खत्म हो चुका है। नहीं नहीं मेरे को इस साल ही जाना है, आरबीआई के पास जा, आरबीआई से परमिशन लेके आ, उसके बाद कर सकता है। तो हर चीज अलाउड है, सब्जेक्ट टू आरबीआई का अप्रूवल। समझा क्या? है ना। इमेजिन करो ना बच्चों कि कोई एथलीट है, कोई एथलीट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेलने के लिए जा रहा है इंडिया के बाहर, वो बोल रहा है मेरे को डॉलर दे दो, और उसका लिमिट खत्म हो गया, तो उसको मना करेंगे क्या? हाँ मना करेंगे, आरबीआई से अप्रूवल बोलेंगे, आरबीआई दे देगा उसको अप्रूवल, क्योंकि जेन्युइन केस है ना। मैं उसको ऐसे ही बोलता हूँ आरबीआई को, सर मैंने तो उन्होंने पूरे पैसे उड़ा दिए, मैं यूएस गया और फूक के आ गया $2.5 लाख, मेरे को और चाहिए पैसा। वो क्या बोलेगा? नहीं मिलेगा। जेन्युइन केस को ही वो अलाउ करते हैं। आर यू गेटिंग दी पॉइंट बच्चों? हाँ या ना? चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, यहाँ पे लिमिट कितना है? $2.5 लाख। दिस इज पर ईयर, पर पीआरआई। पीआरआई क्यों बोल रहा है? इंडिविजुअल में तो पीआरओआई भी आएगा ना? नहीं आएगा ना भाई, पीआरओआई तो इंडिया के बाहर का है, उसको हम लोग कैसे रोकेंगे, है ना। उल्टा वो तो डॉलर लेके आएगा, वो तो खुद डॉलर में कमाता है। पीआरआई को रोकना है, क्यों? क्योंकि अपना खजाना वेस्ट कर रहा है, बराबर। चलो आ जाओ, यहाँ क्या क्या लिखा है, कितना है लिमिट? $2.5 लाख का ही है, इससे ज्यादा करोगे तो किसका परमिशन लो? आरबीआई का। ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आता है? प्राइवेट विजिट्स टू कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, मतलब घूमने के लिए, क्या लेजर ट्रिप, है ना, घूमी घूमी। नेक्स्ट, गिफ्ट और डोनेशन, डोनेट करना चाहते हो करो, वो लिमिट को रेस्पेक्ट देके। एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आप बाहर जाना चाहते हो, डॉलर लेके जाना चाहते हो कुछ खुद के कुछ खर्चों के लिए, चलेगा, ये भी चलेगा। आउटसाइड इंडिया अगर आप ये कुछ भी खर्चा कर रहे हो, 2.5 लाख के लिमिट को रेस्पेक्ट दो। नेक्स्ट, इमिग्रेशन क्या होता है? परमानेंटली इंडिया के बाहर सेटल हो रहा है। प्लीज लिसन बच्चों, इसमें 3 एक्सेप्शन है, इफ यू कैन टेल मी विदाउट रीडिंग इट फर्स्ट,
कौन, एक सेकंड क्वेश्चन क्या है वो तो सुन लो। 3 जगह ऐसे हैं जहां पे आप पे 2.5 लाख का लिमिट नहीं होना चाहिए, आप आपके मर्जी से जितना चाहे उतना लेके जाओ, चलेगा, ऐसा लॉ बोल रहा है। कौन से 3 केसेस? इमिग्रेशन, सेकंड मेडिकल, मेडिकल ट्रीटमेंट, थर्ड एजुकेशन। बट कंडीशन क्या है, अगर आप इमिग्रेशन करना चाहते हो और आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे, सर्टिफिकेट लेके आओ दूसरे कंट्री का। सेकंड, मेडिकल के खर्चे आपके ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको बोलेगा नहीं अगले साल करा इलाज, नहीं होता यार, थोड़ा तो जेन्युइन बनो। तो इन दिस केस आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा हॉस्पिटल से, है ना। और थर्ड, एजुकेशन के लिए ज्यादा खर्चा हो रहा है, यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेगा। ये सर्टिफिकेट लाओगे ना तो एपी आपको बोलेगा नहीं जाके आरबीआई का परमिशन लेके आ, वो अलाउ कर देगा उसको, है ना। इसमें आपको आरबीआई का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो कोई पर्सन बहुत बीमार है, उसको अर्जेंट सर्जरी कराना है, वो यहाँ पे इंडिया में आरबीआई का चक्कर काट रहा है, क्या बात होगी, कुछ सेंस ही नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए क्या बोला गया है, परमिशन के बगैर हो जाएगा, सर्टिफिकेट जोड़ दो बस। किसको दिखाना सर्टिफिकेट? एपी को दिखाओ, हो जाएगा काम, सही है। अच्छा बाकी तो सब इजी है ना। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, करो खर्चा, वो लिमिट को रेस्पेक्ट करो। ट्रैवल कर रहे हो बिजनेस के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, कोई ट्रेनिंग के लिए, मेडिकल चेकअप अलग होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट अलग होता है। मतलब चेकअप मतलब सिर्फ नॉर्मल चेकअप है, वो आपका कुछ इलाज नहीं हो रहा है ना, या फिर आप कोई पेशेंट के साथ जा रहे हो बाहर, तो भी आपको लिमिट को रेस्पेक्ट देना होगा। इज इट इजी? है ना। चलो ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन का आंसर करो यार, ये अकम्पनिंग अ पेशेंट को इतना इन्होंने लिमिट का रेस्पेक्ट देने को बोल रहा है, बट मेडिकल ट्रीटमेंट को नहीं, क्यों ऐसा? ट्रीटमेंट पे ज्यादा खर्चा होता है क्या? बच्चों ट्रीटमेंट में तो अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट, कुछ भी खर्चा हो सकता है। सामने वाला बोल रहा है 10 करोड़ रुपए लगेंगे, तो क्या कर लोगे आप? देना ही पड़ेगा। आपका लिमिट तो 2 करोड़ रुपए का ही है। आई एम कन्वर्टिंग डॉलर इनटू रुपी, $2.5 लाख, है ना। अब देख लो यहाँ पे ट्रैवल का खर्चा कितना हो गया, इट इज ऑलवेज लिमिटेड। आप घूमने जाओगे तो कितना खर्चा हो जाएगा यार, है ना। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है वहां पे, इसलिए उसको ऊपर रखा है ना। 3 एक्सेप्शंस दिमाग में रखो बस। ये समझा कि आपको ये 3 पॉइंट्स में 2.5 लाख के ऊपर अगर आप खर्चा कर रहे हो, इमिग्रेशन की कंट्री का सर्टिफिकेट, मेडिकल इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट जोड़ दो, आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, जागो जागो। नेक्स्ट क्या है? हाँ बच्चों यहाँ पे, अरे ये तो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। मैंने ऐसे ना हर पेज पे नहीं बोला है, मैं कभी कभी बोल रहा हूँ। क्या इंपॉर्टेंट मार्क? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दो केसेस जहां पे आपको $2.5 लाख का लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, आप बिंदास पूरा का पूरा पैसा उठा सकते हो। कौन से 2 केसेस सुनना अच्छे से बच्चों। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए थे। सपोज इमेजिन करो कि मैं पीआरआई हूं, मैं इंडिया के बाहर गया तो क्या हो गया? पीआरओ है। पूरा केस सुनना, बिकॉज मैं बस वो केस के थ्रू आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सुनो अच्छे से, मैं अभी पीआरओ हूं, मैं अभी कौन हूं? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मुझे सपोज मान के चलो इंडिया के बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि जॉब लग गया, एप्पल में जॉब लग गया, तो क्या बन गया? जैसे मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट के पर्पज के लिए, आई विल ऑटोमेटिकली बिकम पीआरओ है। अब मैं वहां पे यूएसए में जॉब कर रहा हूँ, एप्पल मेरे को बोलते तो एक काम कर, तो है ना 2 साल के लिए वापस इंडिया आ। क्यों? क्योंकि सर्वे कर रहा है। तो एप्पल के बोलने पे मैं वापस इंडिया आ गया। तो जब मैं इंडिया आ गया बच्चों, तो मैं परमानेंटली इंडिया आया या टेम्पररी पर्पज के लिए? टेम्पररी को डिफाइन करो, लेस देन 3 इयर्स, तो 3 साल के अंदर मैं वापस जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी पैसा कमाया, ठीक है, वो मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे को पूरा पैसा लेके जाना दो डॉलर के टर्म्स में, क्योंकि इंडियन रुपए का मैं वहां क्या करूंगा? मैंने यहाँ पे 2 साल सैलरी कमाया, है ना, मैं एप्पल का एम्प्लॉई हूँ, मैं एप्पल के ब्रांचेस में यहाँ पे इंडिया में काम करूँ, डिटेंशन पे हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मेरे को एक सिंपल चीज बताओ, मैं जो भी 2 साल में पैसे कमाऊंगा, क्या मैं पूरा लेके जा सकता हूँ या 2.5 लाख की? पूरा लेके जा भाई, 2.5 लाख का लिमिट तेरे को नहीं है एप्लीकेबल। बट आपको यहाँ पे एक दो चीजें दिमाग में रखनी है। मेरा जो नेट सैलरी है ना, नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस एंड ऑल दी रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उतना पैसा मैं लेके जा सकता हूँ, पूरा का पूरा नेट सैलरी। वो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि कोई पीआरओआई है, कोई पीआरओआई है, ठीक है, वो अब बोल रहा है कि मेरे को अब इंडिया आना है। बच्चों नाउ प्लीज लिसन, ध्यान से सुनना। कोई मान के चलो फॉरेनर है ना, वो क्या सोचता है? मिस्टर जॉन वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है मेरे को इंडिया जॉब लग गया। अब थोड़ा सोच के बताओ, मिस्टर जॉन जो अभी तक पीआरओ आया था, वो अब इंडिया आया क्यों? जॉब के लिए। तो क्या बन जाएगा? पीआरए बन जाएगा। वेरी गुड। बट वो क्या कर रहा है पता है? वो बोल रहा है मैं 2 साल के लिए जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, वापस जाऊंगा यूएसए। ओरिजिनली कहाँ रहता है? यूएसए में।
यूएसए से इंडिया क्यों आया? जॉब के लिए, बट 2 साल के लिए है, टेम्पररी पर्पस के लिए है, उसको यहाँ पे परमानेंट नहीं रहना है ना, 3 साल के अंदर अंदर वो वापस जाएगा, तो उसको डॉलर लेके जाने दो यार। उसको आप बोलो कि 2.5 लाख का ही लिमिट है तो नाराज हो जाएगा। सही है ना? ठीक है, वो तो इंडिया में रहने वाला ही नहीं ना, उसको लेके जाने दो, उसको रोको मत। ठीक है, बट ये वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आप पाकिस्तान के सिटीजन हो तो। ठीक है, उनको नहीं मिलेगा। उनके लिए लिमिट कितना है? 2.5 लाख का ही भाई तेरे लिए लिमिट। ठीक है, 2.5 लाख में तेरे को जो करना है वो कर ले। समझा क्या? ओके, तो ये पॉइंट मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, अदर देन इंडिविजुअल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन इंडिविजुअल्स मतलब ये सच में इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, लास्ट लास्ट में तो इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि फेमा चालू ही हुआ है यहाँ से, करंट और कैपिटल। अच्छा बताओ जल्दी से बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको शेड्यूल 3 के 2 पार्ट्स किए थे। एक था इंडिविजुअल, दूसरा है अदर देन इंडिविजुअल्स, मतलब कंपनीज आएंगे। कंपनीज को 2.5 लाख का लिमिट है क्या? 2.5 लाख का लिमिट मतलब मजाक हो जाएगा उनके लिए तो, है ना। 2.5 लाख का लिमिट इंडिविजुअल्स के लिए, भाई कंपनीज के लिए नहीं होता है, उनके ट्रांजैक्शंस बहुत हैवी होते हैं। तो कंपनीज को क्या बोला गया है? कंपनीज को बोला गया है सुन, अगर तू कंपनी है तो तेरे को 4 केसेस दिमाग में रखने हैं बस। कितने केसेस? 4। कौन से 4 केसेस? फर्स्ट इज रिलायंस ने इंडिया के बाहर डोनेट किया, क्यों? कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, याद है क्या? तो रिलायंस अगर डोनेट कर रहा है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने किसी फंड को प्रमोट किया, वहां कंट्रीब्यूट कर रहा है, या उसके जैसे सेम एक्टिविटी वाले बॉडी को डोनेट किया, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ने डोनेट कर दिया एस्ट्राजेनेका को। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों डोनेट करना है आपको, हाँ। इंडिया के बाहर डोनेट करना है, हाँ। इतना क्या है भाई कि इंडिया की गरीबी को आप नजरअंदाज करते हो, इंडिया के बाहर डोनेट कर रहे हो। अगर तेरे को इतना ही इंडिया के बाहर डोनेट करके डॉलर लेके जाना है ना, पहले ये बता रिलायंस तूने इंडिया में लाया कितना डॉलर? तूने जितना इंडिया में डॉलर लाया फॉरेक्स 3 साल का, उसका 1% और $5 million, विच एवर इज लोअर है सर। क्यों लोअर? क्योंकि ऑलरेडी लिमिट बहुत बड़ा है। लर्न करने का तरीका बता रहा हूं लॉजिक के साथ, तो लर्न कर लो अच्छे से सुन के। क्या है लिमिट? 1% ऑफ फॉरेक्स ब्रॉट इन इंडिया इन पास्ट 3 years और $5 million, विच एवर इज लेस। तो इतना लिमिट का आपको रेस्पेक्ट देना होगा, इससे ज्यादा करना है जा जाके आरबीआई से परमिशन लेके आओ। सही है, खत्म होगी कहानी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट था कमीशन। एग्जांपल से याद रखो यार, आपको डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। कमीशन में क्या एग्जांपल बोला था प्लीज बताओ? आईटीसी वाला एग्जांपल, असकस। आईटीसी का क्या एग्जांपल था? आईटीसी ने इंडिया में कुछ प्रॉपर्टीज बेची, प्रॉपर्टीज बहुत महंगे थे, एलोन मस्क खरीद रहे हैं। एलोन मस्क कौन है? पीआरओ है। ठीक है, अब आईटीसी और एलोन मस्क के डील करने के लिए कोई कमीशन एजेंट था, है ना। तो कमीशन एजेंट जो है वो अपना कमीशन मांगेगा, तो यहाँ पे लॉ बोल रहा है आईटीसी को तो डॉलर मांग रहा है, बाहर कमीशन में कर रहा है, दे दे, बट उसका लिमिट है, उसको रेस्पेक्ट दे। बाहर से एलोन मस्क ने जितना पैसा लाया उसका 5% और $25,000, विच एवर इज हायर। यहाँ हायर क्यों है सर? क्योंकि अमाउंट बहुत कम है। पहले लोअर क्यों था? क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी 5 मिलियन बहुत ज्यादा बोल दिया उसने। सही है, 5 मिलियन मतलब कितने लैक्स? 1 मिलियन मतलब कितना लाख होता है? 50 लाख होता है। सही है क्या? ठीक है। अच्छा बच्चों, दिस इज सेकंड पॉइंट ना, गलती से वो थर्ड आ गया। अब मेरे को बोलो और बैलेंस 2 पॉइंट्स कौन से हैं? ये यार कम ऑन, ये तो कितना बताया मैंने। रेमिटेंस फॉर एनी कंसल्टेंसी। बच्चों कितना सिंपल एग्जांपल है। मान के चलो इंडिया में बन रहा है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट कैसे बनाना है हमें नहीं आता है, हमने फिरंगी को बोला तू तेरा ज्ञान हमें बांट दे, और उसका हमने कंसल्टेंसी का पैसा उसको दे दिया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हम बाहर वाले लोगों की मदद लेते हैं, उनको डॉलर में पेमेंट तो करेंगे ना सर, है ना। तो उसका लिमिट कितना है? $10 million पर प्रोजेक्ट। ठीक है, पर प्रोजेक्ट। 10 प्रोजेक्ट किए तो इंटू 10 कर दो, 5 किए तो इंटू 5 कर दो। हर प्रोजेक्ट का $10 million आप दे सकते हो, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 1 मिलियन। जैसे कि लीगल एडवाइस अगर ले लिया बाहर वाले कोई पर्सन से, तो कितना होगा? $1 million पर प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड? ठीक है, खत्म। लास्ट पॉइंट, रेमिटेंस एज रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। थोड़ा सा इसके बारे में बताओ ना। कोको कोला का एग्जांपल दिया था, कोको कोला इनकॉर्पोरेशन आईएनसी। ठीक है, कोको कोला आईएनसी बच्चों ये यूएसए की कंपनी है, पीआरओआई है। इसने इंडिया में आके सब्सिडी बनाई, कोको कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम रख दिया, 100% सब्सिडी है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, फैक्ट है ये। कोको कोला का इंडिया में सब्सिडरी जिसका नाम क्या है? कोको कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब बताओ, ये सब्सिडरी को बनाने के लिए कुछ प्री इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंस हो रहेंगे। अब वो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस वो रीइंबर्स कर रहा है,
रीइंबर्स मतलब होल्डिंग बोल रही सब्सिडी को कि तू पैदा होने के पहले हमने कुछ खर्चे किए, वो खर्चे हमें दे दे, है ना। तो वो खर्चे जो वो रियम्बर्स करा रहा है, ऐसे डॉलर का आउटफ्लो होगा, चलेगा, बट एक लिमिट है, उसको रेस्पेक्ट दो। क्या लिमिट है देख लो अच्छे से। 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन, कोका कोला ने जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, और $100 के, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। इज इट इजी? तो ये 4 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है, खत्म। ये 4 कौन से ट्रांजेक्शन है? कंपनीज के लिए CU80 के शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन, बराबर ना। करंट अकाउंट में ही अभी तक हम लोग। अच्छा, ये तो एक खतरनाक पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहां से एक चार्ट मैंने बनाया था, एक समरी चार्ट, और बहुत सही चार्ट है। लॉजिक के साथ अगर आपने क्लास में थोड़ा भी ध्यान दिया ना, थोड़ा भी, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, 2 अकाउंट्स है, सुन लो अच्छे से। 2 अकाउंट्स है, ये 2 अकाउंट्स में अगर आपने पैसा रखा ना, तो आप शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 बिंदास कर सकते हो, और शेड्यूल 1 बिंदास नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। शेड्यूल 1 अलाउड है क्या? उसकी बात ही नहीं करते यार, अलाउड ही नहीं है। तो शेड्यूल 2 कर सकते हो, बट क्या करना पड़ेगा? परमिशन की जरूरत है, यहां नहीं है, ये एक्सेप्शन बता रहा हूं, यहां नहीं है। और शेड्यूल 3 में एक लिमिट तक अलाउ होगा, उसके ऊपर आरबीआई से पूछ के आ, है ना। शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के जो भी रेस्ट्रिक्शंस फॉर्मेलिटीज है ना, वो सब इन 2 केसेस में मत लगाओ यार, इनको बिंदास उड़ाने दो पैसा। क्यों? क्योंकि ये पैसा खजाने का नहीं है। याद आया क्या यार कॉन्सेप्ट? कम ऑन यार, कुछ तो बता दो यार बच्चों, मैं ही बड़बड़ करो ऐसा लग रहा है यार। आया ना? 2 अकाउंट्स कौन से? फर्स्ट इज RFC अकाउंट। व्हाट इज RFC अकाउंट? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बता दो शॉर्ट में, बस खत्म। क्या होता है? पहले कोई PROI था, डॉलर कमाए। मेरा दोस्त जो अमेजोन में काम कर रहा था, ठीक है, मेरा दोस्त अमेजोन में काम कर रहा था, PROI था, वो डॉलर में पैसे कमाए, वो डॉलर इंडिया में लेके आ रहा है। अब वो इंडिया आ गया, तो जब वो डॉलर लेके आया, तो वो क्या बोल रहा है गवर्नमेंट को? सर मैं डॉलर लेके आया, मैं एक काम करता हूँ सर, ये डॉलर का एक अलग अकाउंट ओपन करता हूँ, क्योंकि डॉलर इंडिया में ला रहा हूँ, तो आप मेरे को थोड़ा बेनिफिट भी दोगे। तो इसको हम लोग कौन सा अकाउंट बोल रहे हैं? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। वो परमानेंटली इंडिया आ चुका है ना, तो उसको ये अकाउंट बनाने दो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, ये डॉलर का पैसा उसने अपने खजाने से लिया है या खुद कमाया बाहर? खुद कमाया यार बाहर डॉलर में, तो ये पैसा उसको उड़ाने दो ना यार। उसको आप रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाते हो? उसने आपका खजाना थोड़ा ना वेस्ट किया। क्या बोल रहे हो 2.5 लाख के ऊपर मत ले, सही है, तो ये बिल्कुल यूज करेगा। सिंपल कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। बाजू में एक और पॉइंट है, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। क्या होता है ये? क्या होता है? कोई पर्सन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको बार बार डॉलर टू इंडियन रुपी, इंडियन रुपी टू डॉलर कन्वर्ट करने में, तो उसका वहीं पे पूरा मार्जिन चला जाएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैवी होता है, तो उसको बोला जाता है तो इंडिया में इसका एक करंट अकाउंट टाइप एक अकाउंट होता है, वो बना दे, है ना। ये पैसा तू नहीं कमाया, तू ही उड़ा रहा है, तो ये अकाउंट के बैलेंस को यूज कर। डॉलर आया कहां से होगा? वो अकाउंट में एक्सपोर्ट किया होगा, है ना। और डॉलर खर्च क्यों कर रहा है? कुछ इंपोर्ट करना होगा, उसका रेगुलर बिजनेस है, तो अकाउंट में उसको खेलने दो जो करना है वो। उसने खजाने को हाथ लगाया क्या? नहीं। बट बोला गया है ये वाला जो सेकंड वाला है ना, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, EEFC अकाउंट, इसको आप 3 पर्पस के लिए मत उड़ाओ। कौन से 3 पर्पस? P&I क्लब का पेमेंट, सेकंड शेड्यूल 3 का कमीशन, और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। इन 3 चीज को छोड़ के बाकी हर जगह आप यूज कर सकते हो। समझा? हाँ है ना? इज इट इजी? ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड अगर कोई यूज करता है, तो उसको शेड्यूल 3 मत लगाओ। मतलब मैं इंडिविजुअल हूँ, PRI, मैं इंडिविजुअल हूँ PRI, मेरा साल का लिमिट कितना है? $2.5 लाख। ठीक है, मैं इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड लेके बाहर घूम रहा हूँ अलग अलग कंट्रीज, तो भाई मैं चेक करते बैठू क्या मेरा 2.5 लाख का लिमिट क्रॉस हुआ है नहीं हुआ है? नहीं भाई, तू बिंदास यूज कर, तो इंडिया में आने के बाद कुछ डिक्लेरेशन दे देना। सही है क्या? ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा लूपहोल है क्या? लूपहोल नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि बैंक से सपोर्टेड है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आपको कोई भी आलतू फालतू पर्सन नहीं देगा। वो बैंक कौन है? वो AP ही है ना। वो आपसे बहुत 100 तरीके के डिक्लेरेशन ले लेगा और RBI को दे देगा। फॉर्मेलिटी होता है, आप कर सकते हो। समझा? हाँ है ना? राइट, परफेक्टली। चलो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है सर, ऐसा बोलेंगे? ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, छोड़ो। आ जाओ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। शॉर्ट में बताओ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बच्चों, इसमें जो आपके डिबेंचर वाला साइड है, डिबेंचर वाला साइड, इसको कौन कंट्रोल करता है? RBI। और जो आपका नॉन डिबेंचर यानी कि इक्विटी वाला साइड है, उसको उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हाँ, PRI के लिए
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और वही उसके रूल्स बनाती है, राइट। चलो सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। सेक्शन 6 का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, 6(1) क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू अ पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेक्स फॉर कैट। ठीक है, ये तो भाई कुछ मतलब ही नहीं है पढ़ के, आपको नेक्स्ट पॉइंट से इसका पूरा पिक्चर क्लियर होगा। बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। कोई अगर पीआरआई है, ठीक है, मैं अभी पीआरआई हूं, बराबर, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इंडिया के बाहर गया, मैं इंडिया के बाहर गया, इंडिया के बाहर जाके मैं अमेजोन में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे मैंने डॉलर कमाया और वहां पे वो डॉलर से प्रॉपर्टी परचेस की, सही किया गलत किया, फिर मैं एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। मैं अगर इंडिया के बाहर जाके जॉब कर रहा हूँ, डॉलर में पैसे कमा के वहां का वहां प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर मैं एप्लीकेबल होगा क्या मेरे को, नहीं भाई, मैं तो पीआरआई हूँ, पीआरओ हूँ, मैं तो अमेजोन में काम कर रहा हूँ अभी, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सुनना, मैं वहां पे जॉब करने के बाद में मैं वापस इंडिया आ रहा हूँ, तो एक कॉमन सेंस का आंसर करो बच्चों, इंडिया आने का जब पीआरआई बन गया, तो मेरे को अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अरे तू पीआरआई है, तू इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी कैसे परचेस कर रहा है, अरे ये क्या बात होगी, मैंने तो पहले परचेस किया था जब मैं पीआरओ आया था, तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब सर एक पीआरआई जिसने इंडिया के बाहर कुछ प्रॉपर्टीज परचेस किए हैं वो कर सकता है कब, अगर वो पीआरओआई था जब उसने प्रॉपर्टी परचेस की है, या फिर ही इनहेरिटेड दोस प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ पीआरओआई। इनहेरिटेड मतलब सपोज इमेजिन करो कि मेरे को वो प्रॉपर्टी किसी पीआरओआई से गिफ्ट मिली है या इनहेरिटेंस में मिली है, तो भाई मैंने आपका खजाना थोड़ा ना वेस्ट किया जो आप मेरे को रोकोगे, समझा क्या, हाँ है ना। सिमिलरली पॉइंट उल्टा कर दो पीआरओआई के लिए, पीआरओआई इंडिया में प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है, एक सेकंड सिंपल क्वेश्चन, पीआरओआई इंडिया में प्रॉपर्टी परचेस करेगा तो क्या होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा। बट मैं आपको बहुत अच्छे से क्या बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से, एवरीवन प्लीज लिसन, मैं अभी कौन हूँ, पीआरआई, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ और यहाँ से पैसे कमाया और यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस की, सही क्या गलत किया, क्यों गलत नहीं किया, फेमा एप्लीकेबल नहीं यार, इंडियन रुपए में डील कर रहा हूँ। नाउ लिसन, मैं पीआरआई हूँ, इंडिया में प्रॉपर्टी परचेस किया कोचिंग क्लासेस के पैसों से, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी मेरे नाम पे, मैं अभी भी पीआरआई हूँ, बट मैं अब इंडिया के बाहर चला गया तो क्या हो गया, पीआरओ। अब मेरे को गवर्नमेंट बोल सकती है क्या, तू पीआरओ है तो तू इंडिया की प्रॉपर्टी कैसे बेच रहा है, भाई मैंने ये प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, जब मैं पीआरआई था, है ना। तो अगर ऐसा कुछ केस है तो रोको मत, कुछ भी, कुछ सेंस नहीं बनता है, बराबर। या फिर सपोज मेरे को मेरे फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, मैं अभी पीआरआई हूं, मेरे को मेरे फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, ठीक है, और मैं पीआरओ बन गया तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सही है ना, ठीक है। बस वो दो ट्रांजैक्शंस को आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया गया है, सही है क्या बच्चों, प्लीज चेक कर लेना। मैं सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये मैंने बताया क्या आपको, यही बताया क्या, कोई पॉइंट मिस हुआ क्या, अरे हाँ 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 हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों ये दो ट्रांजैक्शन सच में बोल रहा हूँ, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, किया है नहीं किया आपने, करो ना प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क। बस मैं 5 मिनट लूंगा, ज्यादा ज्यादा नहीं, ठीक है, ओनली 5 मिनट्स, पूरा ही फेमा हो जाएगा। ओके बच्चों जल्दी से बताओ, दो ट्रांजैक्शन यहाँ लिखे जहां पे आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट हमें रोकना ही गलत है, ठीक है, जब लोन लिया तब अलाउ कर दिया, क्या मैं पीआरआई होके इंडिया के बाहर के बैंक से लोन ले सकता हूं, कौन सा ट्रांजैक्शन है पहले ये बताओ, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब मेरे को फॉर्मेलिटीज चेक करना पड़ेगा। सपोज मेरे को आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ले ले स्वप्निल लोन, मैंने क्या किया, मैंने ले लिया लोन, ठीक है, अब जब लोन ले लिया तब अब मैं रीपे करने जा रहा हूं, रीपेमेंट करने के लिए इंडियन रुपी लेके गया एपी के पास, उसको बोल रहा हूं भाई डॉलर देते क्योंकि लोन रीपे करना है, वो बोल रहा है नहीं चलेगा, मैं बोल रहा ऐसे कैसे नहीं चलेगा, जब आपने लोन दिया है, लोन लेते समय मेरे को कुछ नहीं बोला है, तो रीपे करते समय क्यों बोल रहे हो, है ना। लोन मेरे को जब मिला है तब उनको प्रॉब्लम नहीं था, तो ऑब्वियस चीज क्या है, रीपेमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इमेजिन करो रीपेमेंट के लिए डॉलर नहीं दे रहे तो मैं तो डिफॉल्टर बन जाऊंगा बिन काम का, तो इसको अलाउ किया गया है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट क्या था, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या था ये बच्चे ये पॉइंट, इंडिया की एक एंटिटी इंडिया के बाहर सब्सिडरी ओपन करती है, वहां मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना था, $10 बिलियन, इसने फिर भी इन्वेस्ट कितना किया, $20 मिलियन, बट लॉसेस के चक्कर में नेट कैपिटल कितना हो गया, 12 मिलियन, सॉरी लॉसेस 12 मिलियन के थे, $8 मिलियन का नेट कैपिटल हो गया, कितना अभी भी डिफरेंस है,
2 मिलियन, उसको रिफिल करना पड़ेगा क्या? तो उसके लिए डॉलर चाहिए क्या? तो दे दो डॉलर। अगर आप नहीं दोगे डॉलर तो मेरी बाहर के सब्सिडी पे इंपैक्ट हो रहा है, वो बंद हो जाएगी। अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट तो ओमिट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ये तो मैंने बता दिया ना आपको, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, लास्ट। प्रोहिबिटेड कैट, बस बच्चों इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ बच गया है क्या? बच गया, इसके अलावा कुछ बचा है? वो यार बहुत इजी है, बहुत ही छोटा पॉइंट है, देन विल स्टॉप। ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बोल रहा हूँ प्रो, सच में इंपॉर्टेंट है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। जोक्स अपार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम आएगा क्वेश्चन। कुछ 5 से 6 पेजेस पे मैंने बोले आपको इंपॉर्टेंट, और टोटल कितने पेजेस लिखे आपने? देखो, कम से कम 20-25 पेज तो लिखना ही चाहिए आपने। लिखा है ना? कितना पेज लिखा? 35 पेज लिखा। हर पेज के बाद एक पेज छोड़ रहा है। हाँ, चलो ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके ओके। मतलब मैं जो बोलता हूँ उसके अलावा तुम लोग बहुत लिखते हो भर भर के। पता नहीं, गुस्से गुस्से में क्या तो येड़ा इंसान है, सुबह सुबह बुला देता, क्या क्या लिखा होगा पता नहीं। चलो आ जाओ। प्रोहिबिटेड कैट, एवरीवन प्लीज लिसन, लास्ट पॉइंट बच्चों फेमा का। क्या बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से। प्रोहिबिटेड कैट में क्या लिखा है? नो PROI शैल मेक इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। मतलब ये क्या बोल रहे हैं बताए, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। बाहर का जो पर्सन है ना, PRO है, ठीक है, वो अगर इंडिया में कुछ जगह पैसा लगाना चाहता है तो हम लोग उसको बोलेंगे रुक जा भाई, ये सब चीजें तू नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब कौन से काम हम लोग उसको नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, देख लो, मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया। चिट फंड का बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं। निधि कंपनी का? नहीं, ये काफी रिस्की बिजनेस है भाई, और इसमें तू बाहर से यहाँ आके अगर कुछ भी कर देगा, घोटाला, ऑलरेडी घोटाले होते हैं क्या? चिटफंड के बिजनेस में बहुत घोटाले होते हैं, राइट? तो चिटफंड या निधि कंपनी का बिजनेस तू नहीं कर सकता है, यहाँ पे पैसा ला मत ये बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन, आपका ज्ञान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्ञानी है यहाँ पे, है ना, ठीक है। या फिर सिमिलरली ये वाला कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, ये हमें आता है। जो हमें नहीं आता है वो बताना भाई, जो हमें ऑलरेडी आता है वो तू क्या बता देगा? करेक्ट। रियल एस्टेट बिजनेस तू प्लीज मत कर, क्यों? क्योंकि तू करेगा तो चीजें और महंगी हो जाएगी, है ना। ऑलरेडी काफी महंगी है यहाँ पे प्रॉपर्टी, तू आएगा तो डॉलर लेके आएगा और महंगा कर देगा, क्योंकि सप्लाई तो रेस्ट्रिक्टेड है, डिमांड बहुत क्रिएट हो जाएगा अननेसेसरी, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। बच्चों ये TDR का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। परमिशन लेना पड़ता है आपको, अगर आपको एक पर्टिकुलर फ्लोर के ऊपर और फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना है तो किसी और का आप TDR परचेस करके वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। TDR ट्रेड होते हैं। मेरे को 10 माले की बिल्डिंग बनाने की परमिशन थी, मैंने 8 की बनाई, तो 2 का क्या करूं? TDR है, वो क्रेडिट किसी को दे सकते हो आप। ये TDR अगर महंगे हो गए तो इनकी वजह से, ऑलरेडी महंगा रियल एस्टेट, अलाउ मत करो इनको, अलाउ नहीं करना है। बट बच्चों एक चीज बता रहा हूं, रियल एस्टेट का बिजनेस अलाउ नहीं किया है, बट रोड का कंस्ट्रक्शन करना है या टाउनशिप क्रिएट करना है या REIT में कुछ करना है, अलाउ कर दो। क्यों? क्योंकि इनका एक्सपर्टीज लगेगा, है ना। रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड ब्रिजेस, टाउनशिप करना है, REIT करना है, ये सब अलाउ कर दो यार। इसमें वो ट्रेडिंग का बिजनेस और ये बहुत अलग पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, चिटफंड का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो क्या? नहीं, बट क्या आप सब्सक्राइबर बन सकते हो? हाँ, बट आपको परमिशन लाना पड़ेगा। किसका परमिशन? आपको लाना पड़ेगा ROC, यहाँ अलग है, रजिस्टर ऑफ चिट्स का परमिशन लाना पड़ेगा, और ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी किसी का भी परमिशन ले लो, ठीक है। अच्छा ये नॉर्थ कोरिया वाला क्या पॉइंट था? PRI जो है बच्चों, अपने देश का जो पर्सन है उसको क्या बोला गया? भाई तू कहीं पे भी जाकर इन्वेस्ट कर, बट तू है ना नॉर्थ कोरिया में इन्वेस्टमेंट मत कर। क्यों? क्योंकि तू रहेगा या नहीं रहेगा वो नहीं पता, है ना। तो यहाँ लिखा है सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नॉर्मल कंट्री का नाम कितना सही होता है? इंडिया। इनका सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, भाई मतलब बोल देना क्या है कोरिया, लंबा चौड़ा नाम रहता है, ठीक है। वो राजा लोगों को हम लोग कैसे बुलाते हैं? शहनशाह, ये वो, जो भी, ये इतना लंबा चौड़ा नाम रखा है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया से आप डील मत करो अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको परमिशन मिला है। अगर पहले से सर मैंने खरीद लिया तो उसको बेच दे भाई 180 दिन में फटाफट, है ना। अमेंडमेंट आए, ओके। सो अमेंडमेंट बोलने का तो इंपॉर्टेंट हो गई, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
ठीक है, सेटल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स विद इन 180 days अनलेस स्पेशल अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नीचे क्या लिखा है, रीड शेड्यूल 1 and 2 फ्रॉम मॉड्यूल जिंदाबाद, उसको एक बार पढ़ लो, उतना तो कर ही सकते हो। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर मैं कर रहा हूं एज एन इंडिविजुअल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर मैंने किया एज एन इंडिविजुअल, दोनों का लिमिट मिला के 2.5 लाख है या अलग अलग है? मिला के है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जंबल करेगा वो एमसीक्यू में या फिर केस लॉ वाले क्वेश्चन में, मतलब हर चीज देख के जाओ, ठीक है। वी विल स्टॉप हियर बच्चों। एक लास्ट पॉइंट, पक्का आपकी कसम इसको यहीं पे फुल स्टॉप करता हूं। इसमें एक पॉइंट था कि ऐसा कि कुछ कंट्रीज के साथ बिल्कुल डीलिंग्स ही नहीं होते जो नॉन कोऑपरेटिव टाइप के हैं। उसमें एग्जांपल क्या था, चेक रिपब्लिक का एग्जांपल लिया था, राइट। विल स्टॉप, फेमा हो गया यहाँ पे खत्म।